समाज का मूल तत्व क्या है? समाज तो समझ गए हम लोग, लेकिन कि अब अच्छा, हम बताएँगे बाद में, आज हम पहले एक बार आप लोग का पहले सुन लेते हैं कि आप लोग क्या-क्या समाज को कैसे डिफाइन कीजिएगा? साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो समाज तो डिफाइन कर ही सकते हैं। एक-एक करके हम सबसे पूछते हैं। आज शुभम से पूछते हैं। शुभम, आप पहले बताइए तो समाज को कैसे डिफाइन कीजिएगा? अपने लैंग्वेज में। समाज क्या होता है? बताइए। कम्युनिटी। लोगों का एनवायरनमेंट, ठीक है। अ, तो समाज को कैसे डिफाइन कीजिएगा? ग्रुप के हिसाब से? ठीक है। निधि बताइए अब। अच्छा नहीं, बोलिए बोलिए, सॉरी। हाँ बोलिए शुभम। हुँ, 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 ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो एक हम लोग को समाज का पता चला कि समाज क्या है? एक तरीके का समूह है, ग्रुप है। दूसरे निधि बताइए अब समाज को समाज की परिभाषा। आप समूह वर्ड चला गया, अब नेक्स्ट आप बताइए, इसके अलावा क्या देखा जा सकता है? कोई इसके एक चीज़ अलावा समाज में। देखा जा सकता है कि हाँ, समाज में हर एक मानव एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये आपस में प्रेम रहता है। संबंध मतलब सामाजिक संबंध बना के एक दूसरे के साथ समाज में अच्छे से रहते हैं। हुँ, एक दूसरे से सीखते हैं बहुत कुछ। हर एक का कल्चर अलग हुआ ये वो। तो और आपका सामाजिक फ़ोकस। परिवेश हाँ, ठीक है, बोलिए। और सामाजिक परिवेश में ही रह के बौद्धिक विकास भी होता है, बहुत कुछ को देख के। वो तो ठीक है, लेकिन समाज को कैसे डिफाइन कीजिएगा? मतलब ये तो आप समाज के फीचर्स बता दिए। एग्ज़ैक्ट समाज को आप, हम आपके आंसर को हम ऐसे लिख सकते हैं एकदम शॉर्ट करके कि आपका हम्म कीवर्ड जो है समाज की डेफिनेशन में संबंध है, कनेक्शन, एक एक हम्म व्यक्ति का दूसरे से, तभी समाज है। हम्म ठीक है, ये आपके आंसर से हम निकाले। अब देखते हैं। मनीषा, आप बताइए समाज का। 2 चीज़ यूज़ हो गया है, कोई तीसरे एंगल से बताइए समाज की परिभाषा। समाज क्या है? समाज लोगों का समूह है जिसमें हम सब रहते हैं साथ मिलजुल कर। समूह यूज़ हो गया, संबंध भी यूज़ हो गया, और कुछ आइडिया लगाइए। या आदमी भी किसी के पास हो तो वो भी बोल सकते हैं अगर आइडिया हो तो। समाज में लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। सहयोग, ठीक है, सहयोग हो गया। तो सहयोग कैसे होगा? संबंध के आधार पे होगा? या जी। नहीं, संबंध के आधार पे नहीं भी हो सकता, ऐसे मानवता के आधार पे भी हो सकता है। समाज में एक दूसरे से ज्ञान मिलता है। नहीं, समाज का परिवार मतलब ये नहीं होना है कि समाज के फीचर्स नहीं बताना है। समाज क्या है? अगर कोई बच्चा, कोई एलियन दूसरे ग्रह से आदमी आके पूछता है जो कभी समाज वर्ड सुना नहीं है, वो पूछे समाज क्या होता है, तो कैसे बोलिएगा उसको? ग्रुप कोई बोल चुका है उसको, संबंध भी बोल चुका है, अब आपको कुछ और ऐड करना है उसमें। समाज एक समाज सांस्कृतिक। समाज में रहकर लोगों को सुरक्षा महसूस होता है। ठीक है, एक सुरक्षित वाला वो चीज है, एंगल हो गया, ठीक है। हाँ, फिजा बोल रही थी, कौन बोल रही थी अभी? बोलिए तो। अभी एक और कोई आवाज आया था, क्या कैसा के साथ किन्हीं का? बोलिए। मनीषा का, बोलिए तो। समाज सांस्कृतिक परंपराओं का एक समूह है। ठीक है, बहुत अच्छा, सांस्कृतिक परंपरा एक ही चीज आ गया। तो अब देखिए, कोई डिफिनीशन है। सोशल साइंसेस कितना खूबसूरत विषय है और कितना आसान विषय है। अब अब समाज की परिभाषा, अगर हम लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होते और समाज की परिभाषा को पढ़ रहे होते,
तो आप समाज के 10 विद्वानों की परिभाषा निकालते ना, तो सबका यही लिस्ट आता। आपने भी तो वही परिभाषा दी, कोई अंतर था? नहीं। विद्वान ने भी ऑब्जर्व किया, आपने भी ऑब्जर्व किया, आप में भी ऑब्जर्वेशन का गुण डेवलप हो गया या फिर पहले से ही होगा, अभी माहौल मिला तो निकल गया। आप में भी जो है चीजों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का नजरिया डेवलप हो गया, या फिर नहीं पहले से ही होगा तो अभी निकल गया, हम ऐसे मान के चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये परिभाषा के हिसाब से हम समझते हैं समाज को। देखेंगे विद्वानों की परिभाषाएं, तो उसमें भी यही मिलेगा। क्या 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 कीवर्ड्स मिलेगा? ग्रुप कीवर्ड मिलेगा कि समाज क्या है, ये एक समूह है। लेकिन उस समूह को बांधे क्या रखता है? ठीक है, सांस्कृतिक परीक्षा हम लिख दिए परंपरा की जगह। दिमागी हालत मेरा खुद गड़बड़ होते जा रहा है। चले, समूह तो क्या है कि एक समूह है, ठीक है, ये तो बहुत क्लियर है कि एक व्यक्ति से जो है समाज तो बनेगा नहीं, हमेशा समूह की बात होती है। और वैसे समूह के जिसमें लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एक समाज है, इसमें एक्स वाई जेड 3 जो है यूनिट्स है। अब समाज की इकाई क्या है? व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, एक्स वाई जेड, ठीक है। और कुछ रख लीजिए, पी क्यू आर एस भी रख लीजिए, है ना, पी क्यू आर एस, इतने सारे लोग हैं। अब इन सब के बीच में क्या होगा? एक कनेक्शन होगा, कोई ना कोई रिलेशन होगा, ठीक है। ये एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जो है, इसमें से बताइए कि सबसे ज्यादा सोशल कौन व्यक्ति को आप बताइएगा, सबसे ज्यादा सामाजिक किसको बोलिएगा? पी को। पी को बोलेंगे, ठीक है, सबसे कनेक्शन है। और सबसे कम सामाजिक किसको बोलेंगे? टू को। टू कहाँ है? एक्स को। पहले सबसे एक्स, पहले क्या लिखेंगे? अच्छा एक्स है वो, और एक्स कोई? को सर। एस को बोलेंगे सबसे कम सामाजिक। क्यों? कि क्यों इसका संबंध जो है कम लोगों से कनेक्शन होगा, ठीक है। मैथ की तरह एकदम हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैथ में हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं 12 क्लास में, वन वन ऑन टू, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। तो मैथ क्या है? हम लोग आर्ट्स के बच्चों को हम लोग को लगता है कि ये मैथ तो यार, मैथ तो अलग ही चीज है। भाई कुछ नहीं है, आर्ट्स वाले के लिए सबसे आसान है मैथ पढ़ना। क्योंकि आर्ट्स वाला मैथ को मैथ की तरह नहीं पढ़ेगा, आर्ट वाला मैथ को लैंग्वेज की तरह पढ़ेगा, और मैथ को पढ़ने का सबसे सही तरीका वही है। ये जो हम लोग अभी किए, क्या था, हम लोग की भाषा थी। किसी को फंक्शन के एफ एक्स से करके लिख देंगे, लैंग्वेज में समझा देंगे, तो खटाखट आप लोग भी लिखने लग जाइएगा। तो क्या है, चलिए, तो समाज को हम लोगों ने देखा कि है। तो समाज में एक कीवर्ड आया कि पूरे समाज की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि समाज क्या है, जैसे बिल्डिंग है एक, मान लीजिए मकान के घर, घर क्या होता है पूछते हैं अगर हम लोग, तो लोग क्या कहेंगे? बोलेंगे कि घर एक मकान होता है, कोई बोलेगा कि एक मकान होता है, कोई बोलेगा कि मकान थोड़ी ना घर होता है। घर एक वो जगह होती है जहाँ पे लोग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कंफर्ट जोन होता है हम लोग का, रिश्तों से घर बनता है ना। नहीं तो अदरवाइज वो मकान हो गया। लेकिन घर की परिभाषा में तो मकान मतलब फिजिकल फॉर्म भी आता है। तो समाज का जो एक फिजिकल फॉर्म है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संरचनात्मक रूप, ठीक है। अगर उस दृष्टिकोण से आप देखें तो समाज एक समूह है। लेकिन अगर उसके गुणात्मक दृष्टिकोण से आप देखें कि ठीक है, एक ग्रुप है, रेलवे स्टेशन पे भी आप जाते हैं, वहां भी ग्रुप रहता है, तो क्या वो समाज है? नहीं है। क्या चीज समाज बनाती है? संबंध। ये जो नीचे वाले डायग्राम में हम लोगों ने देखा, एक यूनिट का दूसरे यूनिट से कनेक्शन, यही समाज का निर्माण करता है। जैसे अभी हम लोग एक क्लासरूम है, हम लोग क्या, एक छोटा सा जो है ना माइक्रो सोसाइटी का एग्जाम्पल है। इसमें हम लोग सब जो है सीखते हैं और पढ़ते हैं, साइकोलॉजी को जानते हैं इसके बारे में। हम लोग एक छोटा सा जो है माइक्रो सोसाइटी है। समाज इसी तरीके से बड़ा है, जहाँ इसी को बड़े स्केल पे अगर लेके जाएंगे तो दिखेंगे कि अलग अलग चीजें। तो बहुत बेसिक हो गया कि समाज क्या है। तो समाज का मूल तत्व क्या है? क्योंकि ये बहुत आसान था ऐसे बोल करके निकल जाना है कि हाँ सोशियोमेट्रिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन जो है ये चीज। लेकिन किसी भी चीज का ना एकदम मूल समझना है कि एग्जैक्ट उसका मूल तत्व क्या है हम लोग को गहराई से। समाज का मूल तत्व समूह में नहीं है,
समाज की मूल तत्व सुरक्षा में नहीं है। हो सकता है आप समाज में ना हो फिर भी सिक्योरिटी की मतलब सिक्योरिटी गार्ड की सुरक्षा में हो, अकेले भी हो तो भी, है ना। सांस्कृतिक परंपरा भी एक जो है इम्पोर्टेंट चीज है समाज के लिए। तो समाज के फीचर में दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसमें एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज है, अगर समाज में सांस्कृतिक परंपरा एब्सेंट हो गई तो भी समाज रहेगा, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे आप इधर देखते होंगे ना, ये सब ये क्या कोरिया है, इंडोनेशिया है, ये सब कंट्री में पूरा का पूरा वेस्टर्न कल्चर चल रहा है। कहाँ से आ गया वेस्टर्न कल्चर? वो लोग तो वेस्टर्न बिल्कुल नहीं थे, तो सांस्कृतिक परंपरा तो खत्म हो गई। चाइना है, चाइना में परंपरा नाम की ही चीज नहीं है, वो केवल आपको वीडियोस और ये सब में देखने के लिए मिलता है, रील्स में। बट चाइना कम्युनिस्ट कंट्री हो गया तो वहाँ परंपरा और रिलीजन रही ही नहीं। तो एक ऐसा कंट्री हो गया जिसमें परंपरा नहीं रही है। वो परंपरा को दिखाता है पर रिलीजन नहीं है, और रिलीजन सबसे बड़ा परंपरा का भाग है। जब रिलीजन ही नहीं है तो वहाँ की परंपराएं कितने दिन तक जीवित रहेंगी? तो वो एक अलग चीजें डेवलप होगी। तो सांस्कृतिक परंपरा के बिना समाज हो सकता है, सुरक्षा के बिना भी समाज हो सकता है। हो सकता है आपका समाज हो लेकिन असुरक्षित हो, या फिर हो सकता है कि आप समाज में नहीं, आप सिंगल हैं फिर भी सुरक्षित हो। पर समाज कभी संबंध के बिना नहीं हो सकता है। तो समाज का जो मूल बिंदु है, जो नाभि है, ठीक है, जहाँ पे उसका सब कुछ है, वो क्या है? वो है संबंध, ठीक है। संबंध है तो समाज है, वरना नहीं है, वो ग्रुप है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी आसपास में देखते हैं कि अब हम लोग के सोसाइटी में 3 लेयर्स हैं, है ना। लोअर क्लास, मिडिल क्लास और इलीट क्लास, या जिसको हायर क्लास कहते हैं। तो इलीट तो हायर में भी हायर कहलाता है, अपर क्लास कह दीजिए इसको, अपर क्लास कह दिए। अब तीनों क्लास की जो है मेंटेलिटी, लोअर क्लास का आदमी है, ठीक है। कैसे डिसाइड होता है क्लास? क्या चीज है जो कि डिफरेंशिएट करती है तीनों क्लास में? बहुत इजी है स्पॉट करना, मनी, है ना। कहते हैं कि मनी डिटरमिन करता है आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं। और क्लास का जो ये बंटवारा है, अगेन कोई भी बंटवारा होगा तो हम लोग क्या देखते हैं? पहले आधार देखते हैं, बाद में बंटवारा पे जाते हैं। आधार क्या है? फाइनेंशियल स्टेटस है, मनी है, ठीक है। आप कितना स्पेंड कर सकते हैं, आपके परचेजिंग पावर कितनी है, वो है। तो लोअर क्लास का आदमी है, लोअर क्लास का आदमी क्या सोचता है कि भाई हमको पैसा कमाना है, पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही कमाना है। हमको इज्जत खराब करके भी पैसा कमाना पड़ेगा तो हम पैसा कमाएंगे। तो ये क्या करता है? ठेला चलाता है, सड़क पर चीजें बेचता है ना, चोरी चकारी भी कर लेता है। उसको सिर्फ जो है ना, उसको क्लास को क्या करना है, लोअर क्लास से उसको मिडिल क्लास में जाना है, ठीक है। उसको अपना क्लास चेंज करना है, उसके लिए उसको जो करना पड़ेगा वो करेगा। वो ये नहीं सोचेगा, वो लोअर क्लास में क्या है, मनी की तरफ ज्यादा है, और रेस्पेक्ट की चाहत कम है, क्योंकि रेस्पेक्ट उसको कोई देगा भी नहीं। उसको पता है हमको कोई रेस्पेक्ट देने वाला। हम इस सोसाइटी में सबसे नीचे हैं, और ये सोसाइटी जो है ना, ये इतना बेहुदा सोसाइटी है कि लोगों की तरह ट्रीट नहीं करता है। लोगों को ट्रीट करता है बैंक बैलेंस के चेक की तरह। और मतलब अगर आपका रैंक क्या है, आपका ये क्या है, प्रोफेशन क्या है, उस पे आपको ट्रीट किया जाएगा। अगर आप सफाई वाले हैं तो आपको मतलब कोई डॉक्टर है या पढ़ा लिखा है, कुछ भी वैसा आदमी, इंजीनियर है, वो भी आपको झिड़क के चला जाएगा। आप ये ऐसा नहीं है हमारा समाज की भाई एजुकेटेड है तो वो समझेगा कि भाई वो भी आदमी अपना काम कर रहा है, जैसे हम अपना घर चला रहे हैं वैसे वो भी अपना घर चला रहा है। तो वैसे नहीं देखेगा वो आपको। तो इसको पता है कि रिस्पेक्ट मिलना है नहीं, ये रिस्पेक्ट का नहीं सोचेगा, मनी का सोचेगा। अब मिडिल क्लास में आ गया, ठीक है। मिडिल क्लास को दोनों चाहिए, मनी भी चाहिए, रेस्पेक्ट भी चाहिए, ठीक है। इसके पास मनी तो है, लेकिन ये क्या है कि इसको लग रहा है कि नहीं, इससे तो हम ऊपर हैं, तो प्राइड है, ठीक है। लेकिन अपर क्लास से हम नीचे हैं, ठीक है। तो यहाँ मनी जो है इसको प्लस, यानी मनी इसको चाहिए। अब ये क्या कह रहा है नीचे वाला, इसके बाद रिस्पेक्ट क्या है? मिडिल क्लास कभी भी कोई ऐसा काम ना करेगा ना होने देगा जिससे उसका रिस्पेक्ट में समझौता हो। नहीं कहते हैं उसमें प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने का। तो हम मिडिल क्लास के लोगों को यही है कि प्राण गंवा देंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, तबाही कर देंगे, रिस्पेक्ट नहीं कम होना चाहिए, ठीक है। ईगो नहीं होना चाहिए, मतलब ईगो जो कहते हैं ना, ये फ्राइड वाला ईगो नहीं, हम लोग की बोलचाल वाला ईगो। ईगो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास में, है ना। वो कहते हैं ना, झंड है फिर भी घमंड है।
और ये अपने आप को क्या समझ रहा है, किंग समझ रहा है। क्यों? क्योंकि इससे एक नीचे भी है, लेकिन ये ऊपर नहीं देखना चाहता है, क्योंकि जब ये ऊपर देखेगा ना तो इसको छोटा महसूस होगा। तो ये क्या है कि ये सोचता है कि ये अपर क्लास की बराबरी करना चाहता है, तो अपर क्लास की बराबरी करना चाहता है, और अपर क्लास के पास क्या है, इसके पास रिस्पेक्ट है, चाहे मनी के कारण हो या जिस भी कारण से हो। तो ये ना चाहता है कि मनी तो चलो ठीक है आ गया और आगे भी आ जाएगा, हमको रिस्पेक्ट पाना है, ये चला गया रिस्पेक्ट के लिए। तो अब देख रहा है, और इसके बाद अपर क्लास है, अपर क्लास के पास रिस्पेक्ट है और उसके बाद मनी भी है, दोनों चीज है। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत मनी भी जाएगा कोई बात नहीं। और रेस्पेक्ट जो है, इसको पता है कि हम इस पोजीशन पे ना, हमको तुम रेस्पेक्ट करो ना करो, ठीक है, तुम नहीं भी करोगे तो भी बात नहीं। तो ये अपना डिसीजन अपने हिसाब से लेगा, इसके पास क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सियंस, फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटी। ठीक है। अभी देखिए कि आपके मोहल्ले में है ना, कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी कर ले, तो देखिए कितना बड़ा जो है ना कांड हो जाएगा, जीवन भर के लिए जो है उसको जो है ना घर से ये कर दिया जाएगा। सेम अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर ली, तो लड़की लाने के लिए सब तैयार है, लड़की देने के लिए कोई तैयार नहीं है, दूसरे धर्म या दूसरे जाति वाले के लिए। क्यों? ईगो वाला प्रश्न हो जाता है। तो ये सोसाइटी क्या है, ऊपर हो गया है। शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है, जो उनकी जो बेटी है एक्ट्रेस है, तो उनकी जो शादी हुई तो वो मुसलमान है, तो फिर वहां पे कोई ये नहीं हुआ, ठीक है, पॉलिटिशियन है। लेकिन आपके मोहल्ले में कर ले कोई, तो पूरा मोहल्ला जो है ना आ जाएगा तलवार वलवार ये वो लेकर के, ऐसे वैसे करके कि भाई कैसे हम समाज के ठेकेदार हैं, कैसे कोई व्यक्ति किसी से विवाह कैसे कर सकता है हमारी मर्जी के बगैर। भाई तुम किसी के क्यों बेडरूम में घुस रहे हो, क्या मतलब है तुमको? लेट देम बी फ्री विद ईच अदर। तो अब ये चीज हो गई। तो यहाँ पे देखो कि समाज का जो ये जो लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, इसके बीच में जो क्लास डिफरेंस का ये चीज है, वो क्या करती है, रिलेशंस को प्रभावित करती है, सोशल रिलेशंस को, है ना। इससे सोशल रिलेशन का डायनामिक्स एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है। तो एक तो हमने देखा कि समाज का क्या है, मूल क्या है, रिलेशन है। रिलेशन किस चीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इसमें एक बहुत बड़ा चीज है एस्पायरेशन, मतलब चाहते हैं, एस्पायरेशन ऑफ सोसाइटी, चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं इंसान का, चाहते हैं, ठीक है। इंसान का बिहेवियर को, मतलब आप अपने बिहेवियर को, दूसरे के बिहेवियर को, या किसी के भी बिहेवियर को आप स्थिर से एकदम शांत से देखिए, सारा साइकोलॉजी भूल जाइए। दो तीन चीज उसमें खोजिए, कोई भी बिहेवियर हो, कोई भी बात हो, उसके पीछे एक चीज, नीड। थोड़ा नीचे। हाँ करेंगे, एक सेकेंड। नीड, प्रेस, ठीक है, फियर, ग्रीड, ये तीन चार चीज देख लीजिए, आपको एकदम इंसान का ना पूरा मैप मिल जाएगा, इसको क्या चाहिए नहीं चाहिए। कोई डार्क साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जो है ना किसी का ज्ञान लेने, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस ये पहचान लीजिए इसको क्या चीज क्या चीज इसको मूव करती है। तो अब जो सामाजिक संबंध है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करेगा, संबंध कैसे बनेगा, कम्युनिकेशन से। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करेगा कम्युनिकेट, तो क्या होगा, क्यों कम्युनिकेट करेगा, उसका मोटिव क्या होगा, बिहेवियर का जब मोटिवेशन होता है तो कोई भी बिहेवियर है तो उसके पीछे कुछ तो मोटिवेशन होता है। जैसे पानी पीते हैं तो उसके पीछे क्या है, बायोलॉजिकल मोटिवेशन है कि प्यास लगी है, ठीक है। किसी का हेल्प करते हैं। अब क्या है कि मानव जो है ना, मानव का मूल स्वभाव स्वार्थी होता है। जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल ढंग से होते हैं, किसी भी रिलीजन के हो, थोड़ा रूहानी वाला उनका वो थोड़ा जो, ऊपर कीजिए तो थोड़ा सा, हाँ, बस। थोड़ा सा उनका रूहानी वाला अगर हिसाब है वैसा है, तो वो क्या होंगे, अपने आप को, अपने उस नेचर को चेंज करके बेटर करने की कोशिश करते हैं, बेटर फॉर सोसाइटी, बेटर फॉर गुड। लेकिन बेसिकली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो वैसे ही समझते हैं कि भाई स्वार्थ ही जीवन है और स्वार्थ ही सब कुछ होता है, यानी अपना ये चीज। चैरिटी क्यों करता है आदमी? चैरिटी दो कारण से किया जाता है। एक कारण से ये होता है कि चैरिटी करके ही सुख और संतोष मिल रहा है, दुनिया में और कोई सुख नहीं मिल रहा है, पर्पसफुल लग रहा है कि हाँ हम पर्पस हो गया, ठीक है। तो एक तो पीछे ये है कि भाई खुद को भी अच्छा फील कराना है तो चैरिटी करो। और दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मिशन होता है कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम मेरे आंखों के सामने दिखना नहीं चाहिए, हमको ये प्रॉब्लम अपने आंखों के सामने से गायब करना है, तो हम पैसा दे रहे हैं, पैसा का यूज कर रहे हैं एज अ रिसोर्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लोग भी उसको देखते हैं कि भाई इसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो ये चैरिटी कर रहा है। पर उस बंदे के मन में उससे कुछ ये नहीं है कि हम ग्रेट काम कर रहे हैं, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, हम दान दया धर्म कर रहे हैं।
बट मोस्ट ऑफ द चैरिटी आप देखेंगे तो वो क्या है, खुद को बढ़िया फील कराने के लिए। भाई आप चैरिटी भी कर रहे हो, है ना, तो उसमें भी आपका खुद का ही है कि भाई खुद को हम बढ़िया फील कराने के लिए। ये नहीं है कि नेकी कर दरिया में डाल, नेकी वर्ड आपके मन में आ जा रहा है कि हमने नेकी की। तो नीड, प्रेस, फियर और ग्रीड, ये तीन चार चीजें क्या है कि हमारे सामाजिक संबंधों को जो है आगे पीछे वो करती है, या यूजुअली हमारे बिहेवियर को वो चीज करती है, किसी भी बिहेवियर को ना वो चीज करती है। और कोई भी इंसान जो है ना, मतलब कोई भी मैन या वुमेन या ह्यूमन जो भी है, ट्रांसजेंडर, अगर रियली एक फ्री इंसान और मजबूत और ताकतवर इंसान बनना चाहता है ना, तो उसको दो चीज से डिसीजन लेना छोड़ देना होगा, एक फियर और ग्रीड। हम लोग पूरी जिंदगी अपना 90% डिसीजन मेकिंग इसी से करते हैं, या तो डर से या तो लालच से। कोई ना कोई चीज का लालच होता है या किसी न किसी चीज का डर होता है। जब इन दोनों चीज से निर्णय लेना छोड़ देते हैं हम लोग, तो हम लोग अच्छे निर्णय ले पाते हैं। ऐसे 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 हम लोग चेंज मेकर बन जाते हैं, हम लोग क्रिएटर बन जाते हैं। नहीं तो उसके पहले क्या होता है, फियर भी कहाँ से हुआ, इंड्यूस हुआ ना, आपके इन्वायरमेंट से फियर इंड्यूस हुआ कि ये हो जाएगा, आपकी सोसाइटी से फियर इंड्यूस हुआ। अब ग्रीड, लालच कहाँ से आया, लालच भी सोसाइटी से इंड्यूस हुआ। आप इन दोनों चीजों के साथ पैदा नहीं हुए थे, आपको दिया गया। तो रियल में फ्री होना, तो इन दो चीजों को छोड़ो और टोटली एक विवेक वाला सिस्टम है, पूरा विवेकपूर्ण डिसीजन लेना, एकदम सही सही डिसीजन जीवन में अच्छा अच्छा लेना, वो हम लोग कर सकते हैं। कहना आसान है, प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत वर्ष वर्ष लग जाते हैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस को करने में। तो रिलेशन पे हम लोग आए, तो अब देखो, समाज का मूल हो गया रिलेशन, रिलेशन का मूल हो गया जरूरतें, नीड्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहुंचे, स्वार्थ एक तरीके से कह लीजिए, इसको कोई अदर सेंस में मत लीजिएगा, हम समझने के लिए आसान कह रहे हैं। ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि मेरे कहने पे आप लोग अपना वर्ल्ड व्यू निगेटिव बना लो, मेरा वर्ल्ड व्यू निगेटिव है तो आप लोग का भी हो जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ समझने के लिए हमने कहा कि ऐसा ऐसा है। तो क्या हो गया कि सोशियोमेट्री से हम लोग देख रहे हैं, सोशियोमेट्री। अब सोशियोमेट्री क्या है, सामाजिक चीजों का मापन। किन चीजों का, समाज का मूल क्या है, संबंध। तो सोशियोमेट्री क्या नापेगी, समाज के संबंधों को मापेगी। क्योंकि जैसे देखिए, कैसे बोला जाए, ये हो गया समाज, ठीक है, ये हो गई डोरी, ये हो गया हुक, इस हुक में डोरी बंधी हुई है। ठीक है, जो डोरी है ना, यही संबंध है। डोरी नहीं तो समाज नहीं, पिक्चर में नहीं। यहाँ से डोरी अगर आप काट देते हैं इस जगह से, तो समाज पिक्चर से बाहर हो जाएगा। बिना संबंध के समाज नहीं हो सकता। तो संबंध, समाज किस पे टिका हुआ है, संबंधों पे टिका हुआ है। आपका समाज क्यों बिखर रहा है, क्योंकि संबंधों पर से विश्वास उठता जा रहा है। संबंधों पर से विश्वास क्यों उठता जा रहा है, क्योंकि संबंध का मूल जरूरतें हो गई है। तो और जब तक संबंध का मूल मानवता थी इस दुनिया में, तब तक जो है संबंध अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे और मजबूत हुआ करते थे। जब संबंध मजबूत हुआ करते, तो संबंध ही तो वो चीज है ना, देखो इसमें फिगर में, जो समाज का ताना बाना बनाती है। कहाँ गया यार वो फिगर रिलेशन वाला, हाँ ये समाज का ताना बाना क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है, क्या ये जो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जो अलग अलग पड़ा हुआ था, इन सबको जोड़ करके एक यूनिट बनाया, एक शक्तिशाली समूह बनाया। किसने बनाया, इन आपसी संबंधों में ही ना। और जब संबंधों की जगह जरूरतों ने ले लिया, तो ऑब्वियस है कि संबंध कब तक रहेगा। देखो, संबंध का परमानेंस हम लोग देखते हैं और टेम्परारीनेस देखते हैं। ये एक्स को पी की जरूरत थी आज, ठीक है, आज एक्स को पी की जरूरत थी, तो एक्स का पी का रिलेशन हो गया। ठीक है, कोई सामाजिक संबंध है, किसी भी तरह का सामाजिक संबंध है, ट्रेड का रिश्ता है ना, स्टूडेंट टीचर का रिश्ता है, एजुकेशन का रिश्ता है, व्यापार का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, कोई भी रिश्ता है, कनेक्टेड है। कल को इसकी नीड पूरी हो गई, संबंध कहाँ गया, खत्म हो गया। समाज वीक हुआ, बिल्कुल हुआ। ये जो यूनिट था, अब देखिए क्या क्या होता है समाज में, कन्फ्लिक्ट कैसे होता है। बेसिकली हम लोग एकदम सोशल साइकोलॉजी को एकदम प्यार से पढ़ रहे हैं। एक्स वाई जेड पी क्यू आर सब अलग अलग है। एस को किसी ने अपहरण कर लिया, काट लिया, कौन बचाने वाला। एक्स डिप्रेशन में चला गया, कौन बचाने वाला। एक्स नशा कर रहा है, किसको पड़ी है, एस कटा हुआ है, एक्स नहीं सॉरी एस, एस कटा हुआ। एक्स क्या बन गया, चला गया भीतर। जितनी खराब चीजें, कल को जेड के साथ यही हुआ, जेड डिप्रेशन में आ गया, फांसी पर लटक गया।
न्यूज बना, हल्ला हो गया, अरे जेड मर गया, जेड मर गया, जेड मर गया। ये कोई नहीं देख रहा है, एक्स नहीं मरा, ठीक है, जेड नहीं मरा, एस नहीं मरा, मरा क्या है, मरा है सोशल रिलेशन। और आप देखो इस तरीके से कौन कौन खतरे में है, एक्स भी है, वाई भी है, पी भी है, क्यू भी है, सब खतरे में। रियलाइज नहीं हो रहा है किसी को। जिस दिन ये घेरा लग जाता है और कुछ उल्टा हो जाता है तब रियलाइज होता है यार यार। और हम लोग कब तक सेफ हैं, जब तक ये घेरा हम लोग पे नहीं पड़ा है। और घेरा कब किसके सिर पे आ जाए, किसके जीवन में क्या बुरा घट जाए, कोई नहीं जानता है। फुल रिस्क। क्या इस डेंजर को हम लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते। क्यों? अरे कुछ नहीं होगा, कंफर्ट जोन में रहने के हम लोग आदी हैं। और इस कंफर्ट जोन के कारण, कंफर्ट जोन होते 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 हम लोग एक ऐसे समय में पहुंच गए जहाँ पे समाज का होना एक महत्वहीन हो गया। समाज में संबंध खत्म हो गए और बचा क्या रह गया? केवल ग्रुप। ठीक है, केवल परंपरा। मूल खत्म। कहते हैं दो चीज है, मूल और चूल। चूल मतलब होता है बाल, ठीक है, तो कहते हैं मूल गया हाथ से और चूल रह गया बस। तो यही वाली चीज हो गई। अब देखो एक प्रॉपर संबंध होना, ठीक है, उसका क्या ताकत है? एक्स पी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, संतान का रिश्ता है, ठीक है, एक्स और पी का खून का रिश्ता है। एक्स की जरूरत पी से पूरी हो गई, जरूरत पूरी हो गई, रिश्ता खत्म हो गया। पी चला गया कहाँ? अनाथालय में। एक्स चला गया कहाँ? फॉरेन। ठीक है, वाई एक्स के साथ वाई है, वाई और एक्स का रिलेशन है, वाई को पी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पी फ्रस्ट्रेटेड है, पी अजीब सा बात बोलता है। अब जाहिर सी बात है ना कि आदमी बूढ़ा हो जाता है तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है उसके साथ रहना। लेकिन हम एक ऐसी घटिया जनरेशन है कि हम लोग निभाने में नहीं, हम लोग रिटेलिएट, हम लोग क्रांति करने में यकीन रखते हैं, परिवार में ही क्रांति करने लग जाते हैं। तो भूल जाते हैं कि हर किसी को होना है बूढ़ा एक दिन। तो एक्स इसको पी नहीं चाहिए, तो पी को उसने क्या करा? हटाओ, असामाजिक कर दिया, उसको वृद्धाश्रम में दे दिया। इससे इसका समाज छीन लिया। पी कहाँ चला गया? डिप्रेशन में। कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब सामाजिक प्राणी है तो उसको समाज की जरूरत है, और समाज का आधार क्या है? संबंध। लेकिन आज संबंध सामाजिक, समाज का आधार नहीं है, संबंध का आधार जरूरतें हो गई। जरूरतें पूरी, संबंध खत्म। एक दिन ऐसा हुआ, अभी एक्स वाई साथ में है, एक्स बूढ़ा हो गया, ठीक है, वाई उससे 10 साल यंगर है, उसका पार्टनर। फिर क्या हो गया? एक्स ने वाई को, अब जो है, अब एक्स भी उस स्टेज में पहुंच गया, अब एक्स भी आउटकास्ट हो गया, अब वाई की चल रही है। अब एक्स खुसट हो गया, एक्स भुलक्कड़ हो गया, एक्स ऐसे वैसे ही है। एक्स भी अब लोनली फील करता है, उसके बुढ़ापा की बीमारियां और ज्यादा बढ़ने लगी। उसको लगता है कोई हमसे पूछता नहीं, कोई हमसे बात नहीं करता। कोई की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक की जरूरत थी। यही एक जो व्यक्ति जीवन में रहता है, वो सिर्फ रहता है, जो करना चाहिए वो करता नहीं है, तो क्या होगा? सामाजिक संबंध खत्म नहीं होंगे। ये सिचुएशन हो गया कि टाइम, जब तक आपकी नीड है तब तक आपने वो जो है ना, उस रिश्ते को, उस कनेक्शन को तभी तक मेंटेन किया, केवल नीड के लिए। तो क्या हो रहा है इससे? देखो लॉन्ग टाइम पे देखो, अभी एक है, मान लो कि अभी कितना बज रहा है? 8:13 हो रहा है। 8:13 पर जो है इसको इसकी जरूरत थी, ठीक है, 8:13 पर वाई को पी की जरूरत थी, 8:13 पर जेड को आर की जरूरत थी। फिर क्या हो गया? 8:14 हुआ, एक संबंध मिट गया, एक संबंध बन गया, एक इधर से जुड़ गया। समाज में क्या स्टेबिलिटी है? रिश्तों में स्टेबिलिटी है? मनुष्य सुरक्षित महसूस करेगा आपके समाज में? नहीं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आएंगी कि नहीं आएंगी? क्या एक ऐसा डिफिनिट पिक्चर है, स्टेबिलिटी है कि हाँ भाई ऐसा है, स्थिर है और इस पे भरोसा किया जा सकता है? चीजें, डायनेमिक्स रोज रोज बदल रही है, बदल रही है कि नहीं बदल रही है? और इससे क्या हो रहा है? समाज में म्यूचुअल ट्रस्ट कम हो रहा है सोसाइटी के मेंबर्स पे। कहने को हम लोग सोसाइटी है, लेकिन आपकी तरक्की से आपके घर में बैठे लोग जल रहे हैं। बड़ा भाई का नौकरी लग गया तो छोटा भाई ये महसूस कर रहा है कि यार उसका नौकरी लग गया, उसका वैल्यू बढ़ गया, मेरा वैल्यू कम हो गया। ठीक है, आपके, आप मतलब क्या बोले कि आप जिस पड़ोसी के ताने से बचने के लिए अपने बेटे और बेटी का उसके मनपसंद साथी से विवाह नहीं कराए, वही पड़ोसी जो है ना, आपकी तरक्की से आपका मकान देख करके जल रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजों से क्या हो गया? समाज की स्टेबिलिटी खतरे में आ गई, और वो जो पावर था समाज का, वो कम हो गया। एक टाइम पे जितना हम लोग कबीलों के रूप में एक जितना पावरफुल सोसाइटी थे, ट्राइब्स के रूप में जब रहते थे, उतना ही सोशल पावर हम लोगों का कम हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या देखे?
समाज का मूल है संबंध। संबंध बदलते हैं जरूरतों के हिसाब से। इन्हीं संबंधों का बदलना और आपसी संबंधों का अध्ययन कहलाता है सोशियोमेट्री। ठीक है। तो सोशियोमेट्री ये कहला गया। तो अब देखते हैं कि सोशियोमेट्री, अब थोड़ा वर्ड्स का यूज करते हैं हम लोग, समझ तो लिए कि क्या कैसे है ना। तो सोशियोमेट्री में क्या क्या जो है हम लोग, उद्देश्य क्या है सोशियोमेट्री के। पहला चीज है ग्रुप डायनेमिक्स को समझना। इसको तो विस्तार से नहीं लिखना होगा, शॉर्ट पॉइंट में ही समझ जाइएगा आप लोग। ग्रुप डायनेमिक्स को समझना। ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, हम लोगों ने देखा है कि एक समाज में ऊपर क्या होता है, रिश्ते हमेशा बदलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि समाज चलता है जरूरत के प्रिंसिपल पे। जरूरतें बदलती है, जरूरतें वक्त के साथ पूरी हो गई, फिर नई जरूरतें हो गई, तो फिर नया कनेक्शन हो गया, है ना, नई जगह पे। तो अलग अलग समय पे अलग अलग जरूरतें होती है। अब जिस समय आप विवाह की उम्र में होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ठीक है, लगभग तुम लोग बच्चे ही होते हैं, लगभग 30 तक एज होता है हम लोग का। तो उतना भी बहुत ज्यादा आपके कलेजा में ना उतना लोहा नहीं भर गया होता है तब तक, कि जो है ना आपको पता है कि आप क्या चीज है, दुनिया क्या चीज है, और आपको जीवन में क्या चाहिए। उतना क्लैरिटी और उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। और जिसमें आता भी है तो एज कम होने के कारण क्या होता है कि उसकी बात को वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो उस टाइम पर आप क्या होते हैं कि आप अपने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं खुद को। आप कहते हैं, आपको लगता है, और जाहिर सी बात है ना, 25-30 के आदमी में कौन आदमी इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि दुनिया में पावर एग्जर्ट कर पाएगा या रिस्पेक्ट। सब लोग तो मतलब यूजुअल नॉर्मल जीवन शुरू ही कर रहे होते हैं उस टाइम पे अपने। तो दुनिया को ना अपना वैल्यू बता सकते हैं ना पावर बता सकते हैं, है ना। कोई, थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, कोई भी उस उम्र में ना कोई भी राजा नहीं हो सकता है। अगर आप बहुत खुशकिस्मत है तो आप ज्यादा से ज्यादा राजकुमार हो सकते हैं, लेकिन मेनली क्या है, 99% जनसंख्या उस टाइम पे मजदूर ग्रेड में ही रहती है उस टाइम पे। तो आप उस तरीके में, आपको वो चीज नहीं है। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस वक्त, आपके लिए इंपॉर्टेंट है मनी, क्योंकि आपको लगता है मनी से जो है ना सब कुछ होता है समाज में, मनी और पैसा इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने लाइफ के डिसीजंस क्या करते हैं, मनी और पैसे देख करके लेते हैं। लड़कों ने क्या किया, जिस लड़की से प्रेम विवाह का और ऐसे वैसे का वादा किया, उसको एक क्या बोलते हैं, एक साधारण सी जो है ना गाड़ी और 20 लाख के दहेज के चक्कर में उसको ठुकरा दिया है। 20 लाख रुपया होगा, क्यों? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है ना यार, कार इंपॉर्टेंट है, रुतबा इंपॉर्टेंट है। अभी लड़की से शादी करेंगे तो फ्री में शादी करना पड़ेगा। अभी पैसे की कमी थी, 10 साल बाद तुमको पता चल जाएगा कि उतना सा पैसा कमाना तो आम बात है, लगभग हर पुरुष कमा रहा है घर चलाने योग्य। उतना पैसा तुम कमाने लग जाओगे, तब तुमको ले आए कि यार बेकार उस लड़की को छोड़ दिया। मतलब संबंध ही तो मेन चीज है। पूरा जीवन क्या पैसा ही खाएंगे? पूरा जीवन क्या जो है, वो जो टोयोटा की गाड़ी लिए थे दहेज में, तो गाड़ी पे बैठ गए, अच्छा लग गया। पूरा जीवन क्या यही खुश होते रहे कि हम टोयोटा की गाड़ी से घुस रहे हैं, मतलब जो है वो घूम रहे हैं पूरा, जहां भी जा रहे हैं ऐसे वैसे। मेरा पहचान इसी बात पे बनेगा कि भाई इसका टोयोटा का गाड़ी है, बहुतों के पास है। मेरे लाइफ का क्वालिटी ये नहीं है, सब कुछ है, पैसा है, ये डिस है। मिड लाइफ क्राइसिस देखिए, मतलब अंकल आंटियों को देखिए, सबको देखिए, जी रहा है लाइफ। क्या कर रहा है? सीरियल देख रहा है, ठीक है, टाइम पास कर रहा है, कुछो से कुछो कर रहा है कि किसी तरह मन बटारन हो जाए। अरे भाई, मन बटारन की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि तुम सैड हो, तुम हैप्पी नहीं हो, तुम रियलिटी से एस्केप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जो समाज की जो मूल चीज है, ह्यूमन का लाइफ का जो मूल चीज है, वो होता है संबंध। उसको छोड़ के तुमने अपने यंग एज में बहुत चीज देखा, ठीक है, पैसा देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, फेक ईगो देख लिया, चार आदमी क्या कहेगा ऐसे वैसे। चार आदमी कुछ नहीं करने जाएगा तुमको। कल को तुम्हारे घर में किसी को ब्लड चढ़ने लगे ना, देखो तुम्हारे रिश्तेदार में कितने लोग आएंगे उन चार लोगों के लिए जो तुम कह रहे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्टेज पे क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से डिसाइड करते हैं। अब अगर कोई इतना समझदार है, कोई ये कह रहा है और उसकी उम्र 30 के नीचे है, तो फिर उसको कोई नहीं मान रहा है, वो मानेगा नहीं। और 90% लोगों को तो ऐसा किलर कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है जीवन में इस एज तक, कि भाई अपना जीवन अपने हाथ में लेकर के हम जिएंगे, जिसको जो करना है उखाड़ ले, पूरा जीवन मेरा है और हम जिएंगे जैसे मन करेगा। नहीं आता है 30 तक में किसी को, और नहीं आता है तो बाद में फिर या तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए या तो रोइए बैठ के। हम लोगों ने क्या देखा कि समाज का ये जो संबंध वाला चीज है, धीरे धीरे एक संबंध नहीं रहा, संबंधों का इंटरप्ले हो गया, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए। ये सब क्या है? फैक्टर्स है, अभी जो हम बताएगी, पैसा के कारण या फिर ऐसे वैसे किसी भी कारण से। अब लड़कियों की मेंटालिटी देखिए,
जो शादी की उम्र तक में लड़की होगी तो उनको इतना डर लगा हुआ होता है कि भाई उनको चाहिए बंदा पैसा वाला ही। इतनी क्यों डरी हुई हो तुम? खुद भी पढ़ी लिखी हो, कॉन्फिडेंस वाली बंदी हो। अगर बंदा 20-22 कमा रहा है, कम कमा रहा है, 10 तुम कमा लेना यार। लाइफ तो अच्छा से जियोगे दोनों, बढ़िया से जियोगे, सही आदमी मिल गया कमा लेना चाहिए। लेकिन तुम इतनी डरी हुई हो, तुमको वो फैसला लेने में नहीं बन रहा, क्योंकि तुमको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि ठीक है अगर थोड़ा बंदा अगर कम भी कमा लिया तो इससे मेरा जिंदगी खराब नहीं हो जाने वाला है। हम भी पढ़े लिखे हैं, कुछ तो हम कर सकते हैं। अगर बंदा कमा रहा है उससे सेविंग करके बिजनेस या कुछ अपना छोटा मोटा हम कर सकते हैं। और बहुत सारी मतलब स्त्रियां ऐसे करती हैं, है ना। पढ़ा लिखा होना उसके लिए कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं है, जिगरा होना बड़ी शर्त है। तो क्या हो गया कि आपने ग्रुप डायनेमिक्स को, डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स का मतलब होता है बदलती हुई चीजें। ग्रुप में बहुत चीजें बदल रही है, केवल रिश्ते नहीं बदल रहे हैं, जरूरतें बदल रही है ना समय के साथ साथ। अब देखिए, सर हाँ ये जो मिक्स मिक्स लिखे हैं तो ये MI है ना? MI हाँ, है। MICS है, ग्रुप डायनेमिक्स। आई थोड़ा ऊंचा हो गया है। हाँ। तो चीजें, ठीक है, ये बदलती हुई जो चीजें हैं इसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब ये होता है जो मोशन में चीजें बदलती हुई। अब देखिए XYZ यहाँ पे है ना, ये सोसाइटी के लोग हैं। ये इनका एक एज ग्रुप होगा, सर्टेन एज ग्रुप होगा, 18 19 20 20 22 के आसपास जो होंगे। तो एक अलग इनका डायनेमिक होगा, इनकी प्रायोरिटीज अलग होगी। फिर 40s में जाएंगे तो इनकी प्रायोरिटीज अलग होंगी। लाइफ में ना मतलब शादी में जैसे शादी वादी हो तो शुरू के 5-7 साल जो है ना बड़ा बढ़िया रहता है कि हाँ चलो बहुत सही है। जो जो चीजें चाहिए आपको मतलब हर व्यक्ति को लगता है कि भाई हमको जो चाहिए था ना हमको भगवान उसी आदमी से मिला दिया। और 5 साल के बाद जो है ना वो आगे का जो है ना फिर वो रियलाइजेशन पीरियड शुरू हो गया कि भाई ये तो ऐसे है, वो भी ये तो वैसे है ना। आप करीब आ गए, सब चीज देख लिया, आपकी जो जरूरतें थे, जो इमोशनल नीड था, सेफ्टी सिक्योरिटी सेंस है ना, पार्टनरशिप, सब पूरा हो गया। 5 साल में जितना चीज पुराना था सब पूरा हो गया। सर अब इसका उसके बाद, क्वेश्चन कैसे बनेगा सर? हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन इसका कैसे बनेगा आएगा? सोशियोमेट्री जैसे है ना इसका। जी। तो सोशियोमेट्री पे इसके जो उद्देश्य है 3-4 चीजें हैं। उद्देश्य पे क्वेश्चन आएगा, उसके बाद फिर ये आएगा कि सोशियोमेट्री जो ग्रुप डायनेमिक्स है, तो ग्रुप डायनेमिक्स से कैसे सोशियोमेट्री रिलेट कर रहा है, उससे आएगा आपका इस तरीके से क्वेश्चन कि जैसे असर्शन रीजन वाले वे में आता है ना कि कोई एक स्टेटमेंट दे दिया। तो इससे जो सोशियोमेट्री या सोशल साइकोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं, सोशियोमेट्री हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। तो इससे जो सोशल साइकोलॉजी में क्वेश्चन आएंगे वो सिचुएशन बेस पे आएंगे या तो पैराग्राफ बेस में आएंगे। जैसे इस बार नेट में आप लोग पैराग्राफ बेस कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे लास्ट में क्लिनिकल का, याद है? यस सर। तो सोशल साइकोलॉजी से उस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, या नहीं तो असर्शन रीजन वाले उस टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं। तीसरा तरीका है इस तरह का क्वेश्चन बनने का कि मात्रात्मक एक। दूसरा जेएल मोरेनो, जेएल मोरेनो तो नहीं आएगा, हम बहुत श्योर है, जेएल मोरेनो का नाम नहीं आएगा इसमें, ये बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चन है। हाँ, ये चीज पे आएगा बेस। बेस क्या है सोशियोमेट्री का? फिर डायनामिक्स जो है, डायनामिक्स जो है ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप डायनामिक्स को अगर आप रिलेट करते हो, ग्रुप डायनेमिक्स एक क्वेश्चन आ गया कि ग्रुप डायनेमिक्स है, ग्रुप डायनेमिक्स के क्या क्या फैक्टर्स है, क्या लिखिएगा? 4 फैक्टर्स दे दिया, उसमें क्या लिखिएगा? एक चीज लिखिएगा, ग्रुप डायनेमिक के फैक्टर में क्या है? नीड्स है, ये जो हम दिखाए यहाँ पे नीड्स है। चलिए इसका फैक्टर खोल देते हैं पूरा। ग्रुप डायनेमिक्स से फैक्टर में क्या क्या है? पहली चीज नीड, दूसरी चीज चेंजिंग सिनेरियो, हो क्या रहा है? बदलाव। समाज को पढ़ेंगे, रिश्तों को पढ़ेंगे और बदलाव को पढ़ेंगे आप। तो ग्रुप डायनेमिक्स को आप अगर समझ रहे हैं कि ग्रुप में चीजें कैसे बदल रही है, यहाँ पे हम जैसे लास्ट टाइम हम लोग क्या बोल रहे थे, XYZ PQR। तो हम यही कह रहे थे कि 20 साल की उम्र में इन लोग की प्रायोरिटी कुछ और होगी, 40 साल की उम्र में प्रायोरिटी कुछ और हो जाएगी। उस टाइम पे क्या चाहिए होगा जीवन में? सुकून चाहिए होगा, पीस चाहिए होगा, कॉम्पेटिबिलिटी चाहिए होगा। पहले क्या चाहिए था? पैसा चाहिए था और इज्जत चाहिए थी, क्योंकि आप जब कम एज में थे तो आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाद में लगा कि यार ये सब ऊपर की चीजें हैं, सुकून हो तो सबसे बढ़िया है। कौन सा फैक्टर था यहाँ पे जो बदला? टाइम। टाइम ने क्या बदला ग्रुप डायनेमिक्स को? यही हम बता रहे थे।
ठीक है, तो ग्रुप डायनेमिक्स जो जैसे हम लोग समझते हैं, तो ग्रुप डायनेमिक्स के फैक्टर्स क्या क्या हैं? एक तो नीड है, एक चेंजिंग सिनेरियो, और तीसरा क्या है? टाइम है। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दिया है कि एज ऑफ पीपल, लोगों की उम्र जो है ग्रुप डायनेमिक्स को प्रभावित करती है क्या? क्या बोलिएगा, करती है या नहीं करती है? करती है सर। करती है। क्यों? क्योंकि उम्र जरूरतों को प्रभावित करेगी, और जरूरतें अगेन क्या करेंगी? ग्रुप डायनेमिक्स को प्रोवाइड करेंगे। सोशियोमेट्री क्या है? सोशल साइकोलॉजी का एक मेथड है। सोशल साइकोलॉजी क्या है? समाज के संबंधों का अध्ययन, समाज की यूनिट्स और उसके फेनोमिनन्स का अध्ययन। इसी कारण से सोशियोमेट्री, जब हम लोग पढ़ रहे हैं इसके, सोशियोमेट्री सोशल साइकोलॉजी का रिसर्च मेथड है, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सोशल साइकोलॉजी में घुस करके हम लोग सोसाइटी और उसके ग्रुप डायनेमिक्स और इंटरप्लेस को समझ रहे हैं। तो एक चीज हम लोगों ने देखा कि क्या क्या उद्देश्य हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है? ग्रुप डायनेमिक्स को समझना। सोशियोमेट्री का पहला उद्देश्य ग्रुप डायनेमिक्स को समझना है। ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या है? ग्रुप किस आधार पे है? सोशल रिलेशन। अब इसको लिख लीजिए एक पैराग्राफ आप लोग, ठीक है, वो हेडिंग दे दीजिए, सोशियोमेट्री के उद्देश्य। इसको हिंदी अगर गूगल से करेगा तो इसको समाजमिति बोलेगा गूगल, ठीक है। हो सकता है नेट में ही समाजमिति वर्ड का यूज आप लोग को मिल जाए। लिखिए, सोशियोमेट्री का उद्देश्य ग्रुप डायनेमिक्स को समझना होता है, जिसका अर्थ है बदलते सामाजिक रिश्तों को समझना एवं सर क्या बोले? ग्रुप एक बार याद कीजिए, पिछले वाला सेंटेंस रिपीट कीजिए तब हमको याद आएगा। जिसका अर्थ है बदलते जिसका अर्थ है बदलते सामाजिक संबंधों एवं उसके स- फैक्टर्स। सर सर बोल रहे थे हाँ, वहां से सोशियोमेट्री का उद्देश्य ग्रुप, उसके आगे। अच्छा सुनिए ना, हम लिखा देते हैं, फिर उसके बाद जो लिखा होगा ना वो बोल देगा हमको एग्जैक्ट, क्योंकि फिर हम ठीक बीच में भूल जाएंगे, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। बीच में मत इंटरप्ट कीजिए। ठीक है सर। तो क्या बोले थे हम लास्ट? हमको क्लू दीजिए तो। बदलते सामाजिक संबंधों एवं उसके फैक्टर्स का अध्ययन करना। ब्रैकेट में फैक्टर्स के बगल में अवयव लिख सकते हैं, कारक भी लिख सकते हैं। जिसका लिखा हुआ हो जाएगा एक बार बोल दीजिएगा पूरा, ताकि लिख ले वो चांद में। कारक का अध्ययन करना। हो गया। एक बार लिखा दीजिए तो, छूट गया चांदनी का पूरा सेंटेंस। ग्रुप डायनेमिक को समझना हो जाएगा तो आप बोलिएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, ग्रुप। बोलिए आगे। बोलिए ना। समझना होता है, जिसका अर्थ है बोलिए ना। बदलते सामाजिक संबंधों एवं उसके फैक्टर या कारक का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए माइक बंद कर लीजिए सब लोग अपना अपना। बहुत छोटा कर दिया बोर्ड ना, बड़ा कर देते हैं थोड़ा। मेजर प्रेफरेंसेस, ठीक है। प्रेफरेंस पसंद, पसंद का मापन, चॉइस का मापन, ठीक है। तो सोशियोमेट्री में क्या करते हैं हम लोग? हम लोग क्या करते हैं? चॉइस का मापन करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप एक समाज में गए, ठीक है, और हर एक समाज में देखिएगा ना कि आर्ट एक लैंग्वेज होता है। जैसे मिथिला आर्ट है ना, मधुबनी पेंटिंग है, मिथिला पेंटिंग है, फिर इधर हम लोग के अंग प्रदेश का जो है मंजूषा पेंटिंग है। एक सर्टेन टाइप का आर्ट है हर एक जगह का, और उसके लिए पसंद है।
भोजन के प्रति सबका जो है विशेष पसंद है। अब जैसे मुंबई में जो है पाव भाजी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और हमको यहाँ तो पाव भाजी हमको समझ में नहीं आया। हम खाए भी मुंबई का भी कि बहुत फ़ेमस है तो हमको समझ में नहीं आया कि क्यों पाव भाजी खाएगा, इसमें खाने योग्य क्या है? तो वो क्या है प्रेफ़रेंस है, पसंद है मेरी। अब मुंबई के लोगों को लिट्टी-चोखा नहीं समझ में आता है कि लिट्टी-चोखा क्यों खाया जाए? इसमें क्या खाने योग्य है? सत्तू को भर देता है अंदर में, चोखा के साथ खा रहा है, तो उसकी ज़ुबान को वो नहीं पसंद आ रहा, ठीक है? अब अजमेर जैसे राजस्थान का है दाल-बाटी चूरमा, वो लोग बहुत प्रेम से जो है बहुत आदर से दाल-बाटी चूरमा खिलाएँगे और अब दाल-बाटी चूरमा में दाल के अलावा तो कुछ मुँह के अंदर जाता ही नहीं है, कंठ के अंदर उतरता ही नहीं है। पानी पी-पी करके गटक रहे हैं तो बेचारा लोग चेहरा देख रहा है कि किसी तरह जो है ना खा रहा है। बाटी के अंदर मतलब देख कर के लगा कि लिट्टी टाइप का है और भीतर पूरा बॉल था, आटे का पूरा गोल था, क्रिकेट बॉल इतना बड़ा बॉल था जिसके अंदर में कच्चा ही था और वैसा ही बनता है, वो बेस्ट बाटी था पूरे अजमेर का जो हम खाए थे। एक मेयो कॉलेज अजमेर में और वहाँ के कोई बगल का रेस्टोरेंट है, तो वहाँ से। तो क्या है कि प्रेफ़रेंसेस पसंद है, अब फूड प्रेफ़रेंसेस पे अगर आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है? कहाँ में आएगा? सोशियोमेट्री में आ सकता है। एक सोसाइटी का फूड प्रेफ़रेंसेस कैसा है, ठीक है? मान लो कि आपको एक फूड चेन खोलनी है आपके शहर में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि फटाक से बैंक को लोन का एप्लीकेशन देंगे, हमको ये बेचना है, ठीक है? ये मॉडर्न गुपचुप वाला सब ये सब लगाया ना, सबका जो है दिवाला निकल गया। अब क्या-क्या करने लगा वो गुपचुप में 4 तरह का पानी बनाने लगा और अलग-अलग चीज़ जो है करने लगा और एक्सपेरिमेंट करके लोगों को खिलाने लगा। लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया। फूड के साथ एक्सपेरिमेंट लोगों को कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना मतलब जो हमारी बायोलॉजी से बहुत जुड़ी हुई हैं, वो जो जैसा है वैसा ही चाहिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट मत करो। तो गुपचुप के साथ एक्सपेरिमेंट किया ये लोग, स्टार्टअप किया बहुत ऐसे-वैसे करके, सब बैठ के। तो क्या करना है कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है, कॉर्पोरेट साइकोलॉजिस्ट हो, बिज़नेस में हो, तो फूड चेन कंपनी क्या करेगी, आपको भागलपुर में पोस्ट करेगी, कोई भी आउटलेट खोलने से पहले। बोलेगी कि बेटा सर्वे करो, ठीक है, सोशियोमेट्रिक रिसर्च करो, लोगों की पसंद का अध्ययन करो, सैंपलिंग करो, फिर आप सैंपलिंग करोगे। अब सैंपलिंग करके आप जाओगे लोगों को कि हाँ भाई हम सर्वे कर रहे हैं, हमारा ये है, हमें रिस्पॉन्स दे दो, तो लोग बोलेगा उतना फुकट का टाइम किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ रिवार्ड लगाओगे, है ना, टास्क पे रिवार्ड लगा दोगे कि भाई जो है, ये टास्क है, ये कर दो तो तुम्हें ये रिवार्ड मिलेगा। तब जाके कुछ लोग कर देंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे मतलब जो कि हाँ, चलो कर देते हैं कोई बात नहीं। लेकिन होता है क्या इन जनरल कि कोई भी सर्वे या कोई भी रिसर्च या ऐसे करने के लिए आप हाँ तो बोल देंगे, लेकिन बोलने के बाद आदमी यूजुअली बहुत पछताता है। इसीलिए पछताता है कि इतना लेंदी क्वेश्चनेयर और प्रोसेस सब होता है ना, कि आपको लगे कि दोस्त सर, कहाँ हम फँस गए। हाँ, आज का क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। शुभम हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। वो सर मेरे बगल में ना शादी है, इतने जोर से साउंड बज रहा ना एकदम, क्या बताएं। बहुत कोई बात दिक्कत हो नहीं, रहा है क्लास करने में, इसीलिए पूछे। कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग अगर अभी नहीं कर पाएँगे तो। ठीक है। ठीक। या नहीं तो ईयरफ़ोन नहीं है, ईयरफ़ोन लगा लीजिए। लगाए सर, उसमें भी मतलब बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, अभी बंद हो गया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए कैसे मैनेज करते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फूड आउटलेट अगर कंपनी खोलेंगे तो पहले क्या है कि कस्टमर का पसंद नापसंद का प्रेफरेंस पे हम एक सर्वे कराएंगे उस जगह पे। अगर हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि मेरा रेस्टोरेंट है पिज्जा का, ठीक है, और पिज्जा का रेस्टोरेंट है मेरा और हम किसी शहर में खोलने का वो चीज कोशिश करते हैं। पिज्जा मेरा मेन डिश है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, कॉर्न है ना, फिर बटर वटर ये वो बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने एक सर्वे करा और सर्वे में पाया कि भले ही मेरा पिज्जा का ब्रांड है, लेकिन इस शहर में मेरा पिज्जा से ज़्यादा पॉपकॉर्न बिकने वाला है और पॉपकॉर्न के लिए हमको कोई नहीं जानता है। तो हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे प्रेफ़रेंस का लोगों का, एक पसंद और पसंद नापसंद का सर्वे कराएँगे और उसके हिसाब से अपना मेन्यू डिसाइड करेंगे। तो ये हुआ बिज़नेस का तरीका। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा कि हम जापान के डिश को जो है ना भागलपुर के लोगों को खिलाएँगे। हम बहुत खुश हैं कि जापान के डिश के भागलपुर के लोगों को खिला रहे हैं, भागलपुर के लोग को चाहिए ही नहीं। तो ऐसे मिस्टेक्स देखते हैं कि यूजुअली लोग करते हैं बिज़नेस में एक्साइटेड होकर के, कि कहीं से बस फंडिंग तो मिल जाए। पैसा मिलना ही सब कुछ नहीं होता है ना? अकल भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और सबसे ज़्यादा ना मतलब दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसके पास पैसा तो हो गया पर अकल नहीं है। बहुत गंदा कॉम्बिनेशन है दोनों का कि धन है पर अक्ल नहीं है। उससे अच्छा है कि अक्ल हो जाए धन ना हो। जीवन
जो है ना मतलब थोड़ा ठीक चलता है। मेजर प्रेफरेंसेस पे हम लोग आए, ठीक है। तो पसंद में क्या चीज आएगी, पसंद जब की बात जब आई तो नापसंद की भी बात आएगी। तो सोशियोमेट्री का जो है ना एक ये चीज है, पसंद नापसंद। तो केवल फूड के ही मामले में नहीं, सोसाइटी के मामले में भी, रिश्तों के मामले में भी, कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको पसंद नहीं करता है। अब ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो क्या जरूरत है इसकी करने की, हो सकता है जरूरत हो, किसी सोसाइटी में कुछ वैसा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, कुछ वैसा हुआ, सोशल इशू हो गया, तो उसके लिए सोशियोमेट्रिक स्टडी हो। जैसे जातिवाद, एक गांव में जो है ना जातिवाद इतना भीषण है कि लॉबी बट गई है लोगों की। चुनाव में जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं हो पाता है, ये हो रहा है इस जाति का लोग उस जाति के लोग का जाके रात में घर जला दे रहा है, तो वो उसके प्रति खराब कर रहा है। उधर अगर रोड बनेगा तो इस जाति के लोग जो है ना फ्लेक्स करेंगे कि रोड नहीं बनने देना है, जितना कोशिश करना है उस टोले में रोड नहीं बनना चाहिए, उस टोले में नाली नहीं बनना चाहिए, और अगर नाली बन भी गया तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो है ना कि इतने खराब क्वालिटी का बने कि जो है ना वो 2 साल में टूट जाए। तो गांव समाज में देखते होंगे कि घटिया चीजें ऐसे लोग करते रहते हैं। ये क्या है, डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए प्रॉब्लम है ना सब। जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई कि अब आपको सोशियोमेट्रिक रिसर्च कराना पड़ गया, ठीक है, वहां पे जाकर के कि समाज के लोगों का अगर आपसी संबंध खराब है तो क्यों खराब है, क्या क्या चीज है, कौन किसको लाइक कर रहा है, कौन किसको डिसलाइक कर रहा है, किस किस सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होने का संभावना है। बाद में धीरे धीरे ये कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो गया कि आपके जो है समाज से, आप मतलब आपके टोले से जो है कोई फलना दूसरे समाज के व्यक्ति डीजे बजाते हुए नहीं निकल सकता है, घोड़े पे चढ़ के नहीं निकल सकता है। नहीं तो क्या करेंगे, जाके उसको मारेंगे, 4 लप्पड़ दूल्हा को है घोड़ा पे चढ़ के निकलेगा हम लोग के सामने। तो ऐसी खबरें आज भी आप न्यूज में देखते हैं आ रहा है। तो कहाँ कहाँ जो है सोशियोमेट्री यूज हो सकता है। तीसरा चीज क्या है, सोशियोमेट्री यूज होता है ऑब्जेक्टिव, है ना, कि मेजर प्रेफरेंसेस। तो इसमें आप सेकंड नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं पसंद नापसंद को मापना उद्देश्य में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट में लिख लीजिए एनहेंस यानी इंक्रीज फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी क्या हो गया, हिंदी में क्या बोलेंगे फंक्शनैलिटी को, एनहेंस फंक्शनैलिटी, क्रियात्मकता, कार्य उत्पादकता बढ़ाने के लिए, ठीक है, उत्पादकता वृद्धि। अब जैसे ऑफिस है, ठीक है, जातिवाद एक ऐसी समस्या है जो कि जातिवाद का कोविड जो है लगभग सब जगह पसर जाता है, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, जहां भी होता है आदमी क्या होता है, जाता है नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए, सैलरी उठाता है नौकरी करने का और काम करता है जातिवाद का। तो अब इसके कारण क्या हो रहा है, ऑफिस में की फंक्शनैलिटी में क्या हो रहा है, वृद्धि तो होगा नहीं, हमेशा क्या होगा, यही होगा। तो आप ओबी के पर्सन होंगे, आप एचआर के पर्सन होंगे, तो आप सोशियोमेट्रिक जो है स्टडी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स करने वाला लोग तो चालू होता है, आपका क्वेश्चनर देख के समझ जाए कि क्या पूछना चाह रहा है, तो सही रिस्पॉन्स जल्दी देगा नहीं, तो प्रैक्टिकल बात वो हो जाती है। लेकिन क्या होगा कि किसी भी जगह फंक्शनैलिटी उत्पादकता में वृद्धि करनी है तो सोशियोमेट्रिक वो चीज करना होता है। अब कई बार क्या होता है ना कि कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स में टेंशन होता है। जैसे भारत में ही मान लीजिए कि भारत में क्या है कि रिलीजियस ग्रुप्स में आपस में टेंशन हो रहा है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, ये वाला चीज जो है बहुत ज्यादा हो रही है। अब समझिए कि इस टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इतना ज्यादा बढ़ा दिया ना कि जो है कि बात यहाँ तक आ गई कि एक कौम का व्यक्ति दूसरे कौम के व्यक्ति से व्यापार नहीं करेगा। हम देखेंगे कि अगर कोई सब्जी बेचने वाला आ रहा है, ठीक है, हिंदू को ठेले में, अगर मुसलमान आ रहा है तो उससे कोई सब्जी नहीं खरीदेगा, हिंदू आ रहा है तो सब्जी खरीदेगा। तो जब सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है तो ऐसी चीजें हो जाती है। तो फिर वर्क प्लेस पे भी इसका असर दिखेगा, है ना, वहां पे भी ग्रुपिज्म होने लगेगा। एक रिलीजन के लोग जो एक जगह इकट्ठा होने लगे हैं, उसको अपना दूसरे रिलीजन के लोगों को टारगेट करने लगे हैं वर्क प्लेस पे कि गलती हुआ है तो सब लोग मिलके उसको दोषी ठहराओ, है ना, उसको फाइन लगवाओ, ऐसे वैसे। तो ये सब चीजें ऑफिस में होने लगती है, होती है, आमतौर पे सुनते ही होंगे आप लोग भी। तो क्या होता है कि इनसे फंक्शनैलिटी डिक्रीज होती है, आपको क्या करना है, फंक्शनैलिटी इंक्रीज करना है, तो वहां पे सोशियोमेट्रिक स्टडी करनी होगी। अब स्टडी का तरीका जो है क्या हो सकता है, देखिए, आप किसी से जाके क्वेश्चन आयर लेके जाइएगा तो सही बात तो बोलेगा नहीं कि इससे झगड़ा है, इस एथनिक ग्रुप का आदमी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। बात तो वही बोलेगा जो बोला जाना चाहिए, जो आप सुनना चाहिए, मतलब जो आदर्शवादी बात होगी, बात तो वही करेंगे, लेकिन काम क्या करेंगे, गलत। तो मेथड जो है सोशियोमेट्री का वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज। तो कुछ ऐसा हम लोग टेस्ट बनाएंगे जिससे हम लोग का डेटा कलेक्ट हो और उस डेटा से ना रिवील हो सके कि सोशल डायनेमिक्स क्या क्या है, ठीक है।
तो इससे क्या है कि आपको क्या किया जाएगा, सोशियोमेट्री को देखने समझने के लिए आपको एक ग्रुप टास्क दिया जाएगा, ठीक है। और आपको बोला जाएगा कि आप इस ग्रुप टास्क में ना कुछ लोगों को चुनिए। एक टास्क दे दिया, ग्रुप टास्क में आप कुछ लोगों को चुनिए कि इन इन लोगों को चुन करके आप टीममेट बना करके टास्क करेंगे, ठीक है। तो ग्रुप टास्क में आपको लीडर बना दिया और उसके बाद जो है ना बोला कि आपको 4 लोगों को इस ग्रुप में चुनना है। 10 लोगों का ग्रुप है, इसमें 4 लोगों को चुनना है। तो आप जैसे 4 लोगों को चुनेंगे तो वो नोट कर लिया कि ये 4 लोग हैं, उस पर आपका प्रेफरेंस डिसाइड हो जाएगा। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी सेना में अधिकारी बनने के लिए आर्मी नेवी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इन 4 विंग्स में अधिकारी बनने के लिए ग्रुप टास्क से गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसमें भी आपको एक टास्क देंगे, लीडरशिप रोल देंगे और बोलेंगे कि इन लोगों में से किसी को चुनो। और फिर वो देखेंगे कि वो किसको चुनता है, और फिर ये भी देखेंगे कि जिसको चुन रहा है उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा था, क्या रहा था। तो संजोग से क्या हुआ, मेरे जब ग्रुप टास्क की बारी थी तो हमको जो 2 बंदे बेस्ट लगते थे कि एकदम पूरा ओबे भी करेंगे और पूरा काम भी करेंगे, जोशीले भी हैं, सब कुछ अपना झोंक देंगे, तो वैसे 2 बंदों को हमने चुना। जीटीओ ग्रुप टास्क ऑफिसर अब बुलाता है, बोलता है कि अपने बंदे को आवाज लगाओ, तो हमने बोला चेस्ट नंबर 14। चेस्ट नंबर 14 आ गया, तो 14 आ गया तो कोहनी से हाथ तक जो है ना उसका खून बह रहा है, पूरा स्किन हट चुका है। तो जीटीओ हमको देख रहा है, हम जीटीओ को देख रहे हैं। तो बोला कि ओके स्टार्ट योर टास्क। हम बोले सॉरी सर। क्यों? बोले कि सर इसकी स्थिति ऐसी है तो सॉरी, हमें किसी और को बुला लूं? तो बोला कि नहीं, ऐसा रूल नहीं है, चेंज नहीं होता है। फिर दूसरे को बुलाए, चेस्ट नंबर 25 सरदार था। 25 आया तो 25 का घुटना के नीचे जो है टखना तक पूरा खून निकला हुआ है, स्किन हटा हुआ है। हम बोले कि हद है ये लोग, मतलब हमको लग रहा था कि बेस्ट देगा, लेकिन इतना ही बेस्ट दिया कि खुद को घायल कर बैठा है। तो उसके बाद बोला कि नहीं अब तो टास्क किसी से कराना पड़ेगा। फिर लड़के बोले कि नहीं सर, अब इसका इंटरव्यू है, इसका टास्क है, अब फिर और ज्यादा इंजोर हो गया तो इसका सिलेक्शन होगा नहीं, आपको जो करना है करो, लेकिन हम इंजोर्ड बंदे को नहीं लाएंगे। अब तब उसके बाद तीसरे बंदे को बुलाया गया, तब तीसरा बंदा को बुला करके तब जा करके हम ग्रुप टास्क कंप्लीट किए। तो वहां पे जो भी असेसमेंट हुआ हो मेरा, जिस भी तरीके से, अब क्या कर सकते हैं, घायल आदमी से तो लकड़ी पुट्टा उठवाने का काम तो करेंगे नहीं। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है सोशियोमेट्री का, एक चीज है ग्रुप टास्क। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कि ग्रुप टास्क जो है ना ये इंपॉर्टेंट मेथड, और ग्रुप टास्क मेथड को सोशियोमेट्री में यूज किया जाएगा। ये बात किसने बोली थी? बोली थी मोरेनो ने, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन में आएगा सोशियोमेट्री में किस मेथड का यूज किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टास्क मेथड का। टास्क रहेगा या ग्रुप टास्क कुछ भी रहेगा, तो यही बोला जाएगा कि टास्क मेथड का यूज किया जाता है। तो मेथड के बगल में लिख देते हैं टास्क। अब कंफ्यूज नहीं होइएगा। फील्ड स्टडीज में क्या क्या यूज करते थे? इंटरव्यू यूज करते थे, सर्वे यूज करते थे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यूज करते थे, डॉक्यूमेंटेशन यूज करते थे। सोशियोमेट्री में क्या यूज करते हैं? ग्रुप टास्क यूज करते हैं, ठीक है। और उससे जो डेटा निकला बाद में डेटा को एनालाइज किया था। तो ये तो बोलने लिखाने की जरूरत नहीं है, डेटा आएगा तो डेटा को एनालाइज तो करेंगे ही ना, ऐसे तो छोड़ देंगे नहीं। तो एक तो टास्क है। दूसरा क्या है? क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में क्या है, इसमें जैसे टास्क दे करके आपको चुनने के लिए डायरेक्ट सिचुएशन दिया गया, ये एक सिचुएशन में आपको डाल दिया और देख रहा है कि आप किसको चूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि पूछा जाता है, सेम चीज पूछी जाएगी आपसे, आपको सिचुएशन नहीं दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगी किसको किसको चुनोगे अगर तुमको ये टास्क दिया जाए, अपना चॉइस बताओ। तुमको एक टीम का निर्माण करना है, ठीक है। तो जैसे पुलिस है, तो पुलिस में बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे जवान हैं। अब एक ये चीज आया कहीं पे कि भाई सर आपकी खेप जो है यहाँ से जा रही है। तो अब जो पुलिस अधिकारी जो है वहाँ पे इंस्पेक्टर है, उसको जो है मिला रेड करने का आदेश। तो अब 5 लोगों की टीम बनानी है, बोला कि 5 बंदों का टीम बनाओ। तो वो चुनेगा ना कि किन किन 5 लोगों को ले जाए जो कि मेरा ऑपरेशन सही से सक्सेसफुल हो। उस 5 में कहीं ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि शराब माफिया से मिला हुआ हो। उस 5 में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि अगर फायरिंग हो जाए तो डिफेंड करने में सक्षम हो, ठीक है। उस 5 में को तो इस तरीके से आप टीम बना करके कॉम्पिटेंस दे करके ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका चॉइस का पता चलेगा। सिर्फ चॉइस का ही पता नहीं चलेगा, इससे ये भी पता चलेगा कि आप किस पे कितना भरोसा करते हैं और आपका किसके साथ रिलेशन कैसा है और सोशल डायनामिक्स उस जगह का क्या है। तो भले ही आपको लगेगा कि एक चॉइस का टेस्ट है, पर ये बता क्या रहा होगा, ये बता रहा होगा सोशल डायनामिक्स कि किसका किसके साथ संबंध बढ़िया है। अगर किसी का संबंध अच्छा नहीं होगा किसी के साथ, तो कभी वो टास्क में या किसी चीज में किसी को लेगा क्या अपने साथ? नहीं लेगा। तो
जबकि आप कर रहे होते हैं टास्क या एक सिचुएशन को ऐसा वर्चुअली डील कर रहे होते हैं, लेकिन हो क्या रहा होता है, वहां पे ग्रुप डायनेमिक्स की आपकी स्टडी हो रही होती है। 4 लोगों का ऐसे करके देखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अब इंस्पेक्टर है, तो एक टास्क तो नहीं है, कभी व्हीकल चेकिंग का टास्क है, कभी लिक्वर का रिपोर्ट मिला, कभी पता चला कि ड्रग आ रहा है कहीं से, कभी मालूम चला कि जो है कि 20-20 लड़कों का जो है ना 40 लड़कों का ग्रुप बुलेट पर निकला है और किसी हॉस्टल की तरफ बढ़ रहा है, उधर जा रहा है। तो फिर आपको टास्क मिला है कि जाओ उधर जा करके नजर देखो। तो आपने क्या करेंगे, हर टास्क पे आप एक टीम गठित करोगे 5 लोगों का, पेपर पे साइन करोगे कि 5 लोग को लेकर के गए हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि पुलिस की भी ड्यूटी होती है ना कि किस सिपाही को कहाँ लगाना है और कौन यहाँ पे है। तो आपका जब 4 बार 5 बार चॉइस देखा जाएगा तो समझ जाएगी कौन लोग इसका फेवरेट है, कौन लोग इसका विश्वस्त है, कौन लोग नहीं है। तो ग्रुप डायनेमिक्स समझ में आ जाएगी। वो ऊपर वाले जो ऑफिसर जो हेडक्वार्टर में बैठा है कि इस इसका टीम जो है ना इसके साथ इसका बढ़िया रिलेशन है। तो मान लीजिए आपके ऊपर करप्शन का शक हुआ और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो पहले आपका जो है ना देखेगा सोशियोमेट्रिक रिसर्च करके कि आपका ग्रुप डायनेमिक्स किसके साथ कनेक्शन बढ़िया है और किस कौन कौन जो है पॉसिबल लोग हो सकते हैं जो कि आपके साथ पुलिस डिपार्टमेंट के संलिप्त थे इस करप्शन के वो चीज में। तो आपका सोशियोमेट्रिक स्टडी करके ये लोग जो है ना उस तरीके से निकाल करके देख लेगा कि ये आदमी है, ये संभव है। तो उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो ये लोग इंश्योर करेगा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो टीम जाए उसमें ये लोग बिल्कुल नहीं हो और न इन लोगों से कोई मतलब हो, ताकि इन्वेस्टिगेशन फेयर एंड फ्री हो सके। तो ये तरीका है, ठीक है, पुलिस का काम करने का। जब एक इंडियन पुलिस एकेडमी है या ऐसे करके हैदराबाद में है जहाँ पे आईपीएस की साइड ट्रेनिंग होती है, अगर हमको ठीक ठाक याद है, तो वहाँ पे सब चीज को ट्रेन करते हैं सोशियोमेट्रिक रिसर्च मेथड में पुलिस ऑफिसर्स को, सारा चीज देखने जानने के लिए, क्राइम को सॉल्व करने के लिए, लोगों के कनेक्शन नेटवर्क को डिकोड करने के लिए। तो देखे कि सोशियोमेट्री का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। देख के लग रहा है कि शुरू में हम लोग पढ़े थे, लग रहा था क्या करेगा, लोगों के बीच में संबंध जान करके ग्रुप डायनेमिक्स को समझ के क्या करेगा, कौन किसको अच्छा लगता है नहीं लगता। लेकिन रियल लाइफ में आप देखिएगा तो क्या होगा कि बहुत जगह पे इसके उपयोग हो सकता है। नाउ तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, टाइप्स ऑफ जो हम लोग देखते हैं कि रिसर्च में केस स्टडी बहुत आसान है, आप लोग भी जानते हैं इसको, कुछ बहुत विशेष है नहीं इसमें। कैसा मेथड है ये? ऑब्जर्वेशनल मेथड है। ऑब्जर्वेशनल मेथड है। केस स्टडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्जर्वेशन। फील्ड स्टडी में भी इंपॉर्टेंट क्या था? ऑब्जर्वेशन था ना, डायरेक्ट सर ऑब्जर्वेशन। सर तीसरा तो ये अनहेंस इस तरह करके ये वाला एनहांस था ना। फंक्शनैलिटी जो है ना, ये इसका ये था, क्या बोलते हैं, उद्देश्य था, ठीक है। आ, उद्देश्य है किसका? सोशियोमेट्रिक रिसर्च का। अब हम लोग तीसरे टाइप का रिसर्च पढ़ रहे हैं, ठीक है। आ, नहीं, तीसरे टाइप का, ये वो पॉइंट नहीं है, ये तीसरा टाइप है रिसर्च का, ठीक है। केस स्टडी, जैसे एक था फील्ड स्टडीज, दूसरा था सोशियोमेट्री, तीसरा है केस स्टडी। तो ये क्या है? एक ऑब्जर्वेशनल मेथड है। हम लोग नए टाइप के जो है रिसर्च मेथड में आ गए। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है सर? सोशल साइंस में यूज किया जाता है। केस स्टडी मेथड है ना। पेशेंट एचएम का जो है आप लोग केस सुने पड़े होंगे, नहीं सुने पड़े होंगे तो पेपर 2 में पढ़ाएंगे फिर। वो जिसके सिर में बोलते हैं ना कि छड़ घुस गया था। तो न्यूरो में बहुत सारा हम लोग केस स्टडी करते हैं, कुछ भी इंजरी हो जाता है तो डॉक्टर लोग उसका केस स्टडी करते रहते हैं ताकि जान पाए कि किस पार्ट में इंजरी होने से क्या होता है। हालांकि सब बहुत पहले ही हो चुका है, तो अब हम लोग के पास नॉलेज हो गया है सब चीजों का, किस पार्ट में चोट लगेगा तो क्या क्या हो सकता है। कई बार कुछ नया भी जो है निकल जाता है, आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ डॉक्टर होते हैं जो कि थोड़ा होते हैं, उनको काम में इंटरेस्ट होता है, तो वो ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो अप करते हैं पेशेंट का, लॉन्ग टाइम तक चाहते हैं कि पेशेंट रहे ही नहीं कि 2 चिट्ठा में उसका जो है ना घर जमीन बिकवा दें 2 बार के ट्रिप में, उसके बाद वो भी नहीं करे। तो कुछ डॉक्टर्स क्या होते हैं, एक्चुअली में कंट्रीब्यूट करते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, वो सिर्फ पेशेंट को इलाज ही नहीं कर रहे होते, वो समझ भी रहे होते हैं, स्टडी भी कर रहे होते हैं, जानते हैं कि इस पार्ट में ब्रेन में चोट लगने से ये होगा, फिर भी बारीकी से देखते हैं कि शायद कुछ नया निकल जाए, और निकलता भी वहीं से। तो सोशल साइंस में यूज होता है, और साइकोलॉजी में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है? एंथ्रोपोलॉजी में यूज होता है, मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और इकोलॉजी में यूज होता है, पर्यावरण विज्ञान में।
तो ये चीजें जो है ना, केस स्टडी कहाँ यूज होता है, इस जगह पे यूज होता है। अब केस स्टडी की खासियत क्या है? सबसे मेन चीज है कि अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएगा, केस स्टडी कैसा मेथड है? ऑब्जर्वेशनल मेथड, ठीक है। तो ये जो है बहुत क्लियर है। नेट फील्ड स्टडी कैसा था? ऑब्जर्वेशनल मेथड था। सोशियोमेट्री कैसा है? ऑब्जर्वेशनल मेथड है? नहीं, क्वालिटेटिव सॉरी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है, जो मेजरमेंट पर बेस्ड है, ठीक है ना। लेकिन उसमें स्टडी क्या करते हैं? क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स को क्वांटिफाई करके। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, धीरे याद करो तुम। ठीक, यहाँ तक। हाँ सही है। तो केस स्टडी में क्या होता है? इन डेप्थ, है ना, गहराई से जो है अध्ययन होता है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन। और क्या होगा केस स्टडी? सबसे एक और फीचर केस स्टडी का, टाइम टेकिंग होगा। आप इसको हेडिंग देके लिख सकते हैं, फीचर्स ऑफ केस स्टडी। पहला इन डेप्थ एग्जामिनेशन, दूसरा टाइम टेकिंग। तो प्लस साइड क्या हो ये गया? 2 नंबर में साइकोलॉजी के बाद क्या लिखे हैं सर? ANTH के बाद THRO, एंथ्रोपोलॉजी। तो टाइम टेकिंग है, इन डेप्थ एग्जामिनेशन है, टाइम टेकिंग है। तो इन डेप्थ एग्जामिनेशन क्या है? ये इसका प्लस पॉइंट हो गया। लेकिन अगर किसी चीज को गहराई से पढ़ेंगे तो समय भी तो ज्यादा लगेगा ना, तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी हो गया, ठीक है। तो आप जो है केस स्टडी कहाँ अप्लाई करेंगे? जहाँ पे आपके पास बहुत कम टाइम हो, वहां पे केस स्टडी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जहाँ पे आपके पास टाइम ज्यादा हो, इन डेप्थ एग्जामिनेशन जरूरी हो और टाइम ज्यादा हो, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ना, रिसर्च मेथड को खाली ये नहीं जानना है कि इस रिसर्च मेथड में क्या होता है, ये जानना है कि कब इसका उपयोग किस जगह पर सटीक होगा। इसीलिए ये याद रहना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि इसके क्या जो है लिमिटेशंस है और क्या जो है मेरिट है। अच्छा, एक चीज और ऊपर वाले में छूट गया था, इसको आप लोग ऐड कर लीजिए, ठीक है। सोशियोमेट्रिक मेथड में एक बनता है सोशियोग्राम। सोशियोग्राम क्या होता है? हम जो बनाए थे ना XYZ को एक दूसरे से रिलेट करके, इसको वर्ड लिख लीजिए, सोशियोग्राम। आप लोग पिक्चर या वेब सीरीज में कभी देखे हैं कि जो सीरियल किलर सबका दिखाता है, दीवार पे ऐसे करके या बोर्ड पे फोटो सबका पिन लगा के रखे रहता है और सब में एक दूसरे से धागा कनेक्ट किए रहता है? कोई देखा है ऐसे? हाँ सर, देखे हैं सर। बोर्ड पे डिटेक्टिव मतलब को, वो लगा के रखता है सारे का फोटो सब। हाँ, और सबसे जो है धागा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, वही है और एक सोशियोग्राम। धागा कनेक्ट कर देता है उसमें। वही है सोशियोग्राम। नेटवर्क को मैप करने के लिए सोशियोग्राम का यूज किया जाता है। अब ये क्या करता है? मतलब वो एक मेथड है, ठीक है। सोशियोमेट्री का एक जो है ना वो मेथड है, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो वैसे तो इससे क्या होता है, जो धागा जहां पे जा रहा है उससे मालूम चल रहा है कि ये व्यक्ति इससे कनेक्टेड है। तो अब चाहे आपको उसको मर्डर करना हो या उसके नेटवर्क को मैप करना या ट्रेस करना हो, ये पुलिस में भी जो है ना हेडक्वार्टर्स में, फिर इंटेलिजेंस IB के ऑफिसेज में सोशियोग्राम को यूज करना, सोशियोग्राम को बनाना, ये सब चीज जो है सिखाया बताया जाता है। क्रिमिनल्स लोग जो मास्टर माइंड होते हैं, वो लोग भी जो है सोशियोग्राम का यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये चीज जो है ना आइडिया लगता है। तो जब भी आपको सोशल रिलेशंस को मैप करना है, जैसे अब गैंगस्टर है, उसको मर्डर करना है अगले का, तो सोशियोग्राम बनाएगा ना, वो देखेगा कि कौन किससे कहाँ कनेक्टेड है, ताकि एक को अगर हम नेटवर्क से अगर खींचे या हटाए, मान लीजिए एक धागा को पुल करे तो कितना धागा हिल रहा है, जो जो धागा हिल रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि इसका जो है काउंटर इफेक्ट यहाँ से आएगा। मतलब अगर हम एक पे वार करें, एक एक को हम टारगेट करते हैं, कोई गैंगस्टर ऐसा सोच रहा है कि उसको रास्ते से हटाने के लिए, वो देख रहा है कि इसको सपोर्ट कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है। अब जहां से सपोर्ट आ रहा है उसका सपोर्ट कहाँ से है, यहाँ से। तो एक मकड़ा का जाल की तरह जो है वो सारे सोशल रिलेशंस को देख समझ के स्टडी करेगा और उसमें से क्या करेगा, मर्डर वाले वो सब में वही ना दिखता है कि जो मर्डरर सब होता है वो लोग क्या करता है, आइसोलेट करता है। पहले आइसोलेटेड टारगेट को पहचानता है कि कौन सा टारगेट है जो सोशली आइसोलेटेड है, यानी कि जिसको अगर हटा लें, इसको घुलटा दे, तो उसका कोई सोशल रिपरकशंस नहीं आएगा, कोई हमको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सोशली जो है बहुत कटा हुआ है, ठीक है। ये जो है इतना वेल प्रोटेक्टेड नहीं है और इसका कोई ये नहीं हुआ कि अगर मर गया तो 4 आदमी मेरे पीछे लग गया कि क्या है क्या। तो ऐसे ऐसे करके क्या करता है वो सोशियोग्राम में, जैसे जैसे रिलेशंस है, वो पहले उस आदमी को मारता है। क्राइम ड्रामा आप लोग देखेंगे जो आइसोलेटेड है, फिर उसके बाद देखा कि इसके आइसोलेटेड होने से, इसके कट जाने से उसका स्ट्रेंथ चला गया दूसरे व्यक्ति का,
है ना, तो उसका स्ट्रेंथ चला गया, वो कमजोर पड़ गया, तो उसका ताकत खत्म हो गया, तो अब दूसरे को करेंगे। यानी शतरंज जैसे खेलते हैं चेस बोर्ड पे कि एक के पावर से दूसरा मजबूत होता है, तो पहले एक को काटो फिर दूसरे को काटना सीरीज में, तो वैसे करके जो हम लोग देखें क्रिमिनल ड्रामा में यूज होता है। तो इसको आप चाहे जैसे यूज कीजिए, जिस पर्पस के लिए, हम लोग तो मूवी में देखे हैं कि गलत कामों के लिए यूज होते देखे, पर सही कामों के लिए भी यूज होता है। इंटेलिजेंस एजेंसी यूज करती है टेररिस्ट को ट्रैक करने में, फिर ब्लैक मनी को टारगेट करने में जो है इन मेथड्स का यूज होता है सोशियोग्राम का, कि ब्लैक मनी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ, जितना भी हवाला ट्रांजेक्शन है। अब हवाला ट्रांजेक्शन जानिए आप लोग कितना बड़ा समस्या है। किसी का मर्डर करवाना है, 1 लाख रुपया जो है हम क्या करेंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे, हवाला के थ्रू करवा देंगे। वो पैसा क्या होगा, या हम किसी को हैंड टू हैंड ब्लैक मनी दे दिए, वो जो है ट्रेस नहीं होगा, वो शेल कंपनीज में चला जाएगा, पाकिस्तान वगैरह से होते हुए कहीं से जाकर के उस किलर को मिल जाएगा पैसा, कोई ट्रेस ही नहीं कर सकता। क्राइम को ट्रेस कैसे करते हैं, मनी से, क्योंकि क्राइम में मनी इन्वॉल्व होता है, मनी को ही ट्रेस नहीं कर पाओगे तो क्राइम को ट्रेस नहीं कर पाओगे। तो ये सारे चीज को ट्रेस करने के लिए यूज होता है सोशियोग्राम। ठीक है, तो सोशियोग्राम एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, एक इम्पोर्टेंट चीज है जो समझ लीजिए बस। तो और क्या है सोशियोग्राम का, और क्या हो सकता है, एक थोड़ा सा ना सोशियोग्राम को ऐड कर लीजिए आप लोग, हम नीचे यहाँ पे हल्का सा सोशियोग्राम बना देते हैं। सोशियोग्राम का एक चीज ये है कि आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल हाई वैल्यू इंडिविजुअल को, आइडेंटिफाई पोटेंशियल हाई वैल्यू इंडिविजुअल। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना का जो ऑपरेशन होता है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर के, कैसे पता चलता है कि कौन सा जो है लौंडा जो है वो ज्यादा बदमाश है और ग्रुप को लीड कर रहा है। आतंकवादी के बीच में तो आपका कोई आदमी है नहीं। अब जैसे एक पोस्टर बॉय बना था बुरहान वानी, तो वो तो पोस्टर बॉय था, जैसे कि उसको ऐड करना था, वो आदर्श रोल मॉडल बन रहा था कि ये सारे जो है ना मिलिटेंट्स इस तरीके से बनिए, लेकिन वो मेन आदमी नहीं था, वो पोस्टर बॉय था, वो ऐड ऐड था, बस एडवर्टीजमेंट था। तो उसको तो ट्रेस कर लिया क्योंकि वो सामने आके बोल रहा था कि भाई मेरे तरह बनो, ऐसे करो वैसे, वो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स डाल रहा था, तो एक माहौल क्रिएट कर रहा था ताकि जो है बच्चे गुमराह होकर के मिलिटेंट बनने के रास्ते पे चल जाए। लेकिन कैसे पता चलेगा कि उस नेटवर्क में जो है कौन सा व्यक्ति है जो हाई वैल्यू इंडिविजुअल है, तो इसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, सोशियोग्राम बताएगा। आप जितने टेररिस्ट को पकड़ के लाओगे, सबसे इंट्रोगेशन कराओगे, इंट्रोगेशन का जो डेटा निकलेगा, डेटा को बैठ करके सोशियोग्राम बनाओगे और फिर देखोगे आपको एक की इंडिविजुअल मिलेगा जिसका तार बहुत जगह कनेक्टेड होगा। ठीक है, यूजुअली ऐसे इंडिविजुअल क्या होते हैं, हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, जैसे पाकिस्तान में क्या है अजहर मसूद वगैरह, ये सब टाइप का लोग सब, तो वैसे हाई वैल्यू इंडिविजुअल को आप जो है निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया कि पोटेंशियल हाई वैल्यू। अब हाई वैल्यू में कौन कौन हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं ना, अच्छा लीडर भी हो सकता है व्यक्ति, या क्रिमिनल्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आइसोलेटेड इंडिविजुअल। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस है, अगर मर्डर का गैंगस्टर गैंग वार होता है, ऐसे वैसे होता है, पुलिस कैसे पता लगा लेती है कि अगला नंबर इसी का होगा ग्रुप में, इसके ऊपर खतरा होने वाला है, पहुंच जाता है, आगा कर देता है कि भैया संभल के रहना, संभावना है कि तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाए। पुलिस को ये कैसे पता चल गया कि जिस ग्रुप को नहीं जान रहे, जिसके आदमी को नहीं जान रहे, जानना उसका नेटवर्क है, ना कोई उसको बताएगा ना खबर करेगा, तो कैसे पुलिस जान गई कि इस आदमी के ऊपर खतरा होने का संभावना है, क्योंकि पुलिस को भी सोशियोग्राम बनाने आता है। ठीक है, वो बनाती है सोशियोग्राम, और सोशियोग्राम में देखती है कि कौन सा व्यक्ति जो है हाईली आइसोलेटेड इंडिविजुअल, और जो आइसोलेटेड होगा उसी पर टारगेट पहले होगा, तो उसी के हिसाब से हम लोग का सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी एजेंसीज काम करती है। वो सब के सोशल रिलेशंस को मैप करते रहती है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो भी हाई वैल्यू एसेट्स है हमारे कंट्री के, एमपी हो, एमएलए हो, या कोई ऑफिसर्स हो, या परमाणु साइंटिस्ट हो, तो उन लोगों को क्या करती है कि वो देखते रहती है कि इसका सोशल डायनेमिक्स क्या है, कैसा है, उसके हिसाब से उसको इवेल्युएट करती रहती है, और उसके तब उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस या वो चीज। तो आप लोग जो देखते हैं ना कि जो लगता है कि कमांडो और ये लोग खाली गन लेकर के आसपास जाते रहता है, कोई हमला कर देगा तो बचा लेगा, सिर्फ उतने बात नहीं होता है, उसके पीछे जो है ना बहुत चीज चलते रहता है, तब जाके पता चलता है कि कौन कहाँ से क्या कर सकता है, कौन किससे कनेक्टेड है। नरेंद्र मोदी अगर आ गए भागलपुर, है ना, खतरा है जान को, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किस किस व्यक्ति से खतरा है, इतने लाखों की भीड़ में चल जाएगा पता, सोशियोमेट्री से पता चलेगा, और सबका नंबर सर्विलांस पे रख के ट्रेस किया जाएगा सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा।
पिछले 15 से 20 दिन तक का ड्यूरेशन में कि कौन कौन कहाँ मूव किया है। अगर उस नेटवर्क में, उस सोशियोग्राम में ज्यादा हरकतें दिख रही है लोगों में पहले से ज्यादा एज यूजुअल, कि मूवमेंट ज्यादा है, कनेक्शन ज्यादा है, तो क्या होगा, चट से पता चल जाएगा कुछ पकड़ा है बेटा। तो ये चीज जो है हो गई। तो सोशियोमेट्री में हम लोगों ने जाना। अब उसके बाद क्या है, कॉर्पोरेट सेटिंग में यूज होता है, ये तो हम लोग जाने ही, एक ये इंपॉर्टेंट चीज था, ठीक है। उसके बाद क्या, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इसका यूज होता है। कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अगर मेरे पास सोशियोमेट्री है तो हमको आइडिया लग जाएगी कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से अराइज हो रहा है, ठीक है, कौन सा जगह है जो है ना मतलब भड़का रहा है कॉन्फ्लिक्ट को, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथड है सोशियोमेट्री हम लोग के समाज विज्ञान में। ये जितना भी बात हो, सिक्योरिटी का हो, है ना, इंटेलिजेंस का हो, ये सब तो सोसाइटल मतलब वैल्यू का ही चीज है ना, समाज से रिलेटेड चीजें हैं। तो इसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो ये सब चीजें ना ऐड कर लीजिए इसमें सोशियोमेट्री में। हाँ, अब वापस आ जाते हैं हम लोग केस स्टडी में, बस थोड़ी देर का और क्लास है, ठीक है। केस स्टडी में आते हैं। तो केस स्टडी में क्या देख रहे हैं हम लोग कि वापस यहाँ पे लिख देते हैं केस स्टडी। केस स्टडी में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन डेप्थ तो चले गए हम लोग, देख लिए। उसके बाद टाइम टेकिंग है, ये भी हम लोग समझ गए। और इसमें क्या होता है केस स्टडी में, या तो एक व्यक्ति के ऊपर, है ना, व्यक्ति के ऊपर, या तो समाज के ऊपर किया जाएगा। दोनों में से किसी के ऊपर भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति को उठाए आप, एक केस को, या फिर एक सोशल सिचुएशन को उठाए। समाज, समाज क्या होता है, एक कम्युनिटी जो है वो भी समाज है, एक रिलीजन है वो भी समाज है, एक ट्राइब है वो भी समाज है, तो वो कर सकते हैं। या फिर किसी इवेंट का, किसी घटना के ऊपर जो है केस स्टडी लगा सकते हैं। जैसे ये था ना 9/11 वाली घटना थी, ये अमेरिका के ट्विन टावर में जो एरोप्लेन घुसा दिया था। तो क्या है कि अब उसको एरोप्लेन पार्क करना था ट्विन टावर में, कर दिया जाके पार्क, हो गई सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब। हालांकि उसके पीछे भी बहुत कहानी है, उसका दूसरा दृष्टिकोण भी हम पढ़े। तो क्यों किया था, वो एक मैसेज था, दुनिया को बताया गया है कि ये एक आतंकवादी घटना है। लेकिन उसने ट्रेड टावर पर ही हमला क्यों नहीं किया, पेंटागन पे क्यों नहीं किया, राष्ट्रपति भवन पे हमला क्यों नहीं किया? क्योंकि वो व्यक्ति ना अमेरिका के आर्थिक वो चीज को चुनौती देना चाहता था, आंख दिखाना चाहता था कि तुम जो दुनिया के ऊपर आर्थिक कब्जा किए हुए हो ना, इसको हम तोड़ के रहेंगे एक दिन। उस मैसेज को देने के लिए उसने ट्रेड ट्विन टावर पे हमला किया, ताकि जो आपकी अर्थव्यवस्था के लिए हाई वैल्यू पीपल है वो खत्म हो जाए, और हमको जो आर्थिक नुकसान हो रहा है जिस कंट्री ने करवाया है हमारे ऊपर, या जिसके द्वारा, क्योंकि पाकिस्तान तो मर्सिनरीज की कंट्री है, उसका अपना कोई ये नहीं, जो पैसा देगा उसके लिए वो काम करेगा, जहां देगा अटैक करने के लिए। तो ये चीज मालूम चल गई बाद में, सेकंड दृष्टिकोण। तो इवेंट को स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ता है, केस स्टडी करनी पड़ती है। तो अगर केस स्टडी नहीं होती तो वो चीज सामने आती है नहीं, पूरे वर्ल्ड की मीडिया को बताया कि टेररिस्ट अटैक था, टेरर पैदा करने के लिए किया गया, लेकिन ट्विन टावर और ट्रेड सेंटर पे क्यों किया गया, इस बात का जवाब आया किससे, केस स्टडी से, जिसको कि मीडिया के द्वारा बोला कि नहीं इस चीज को मत उछालो। क्यों? क्योंकि फिर जो है ना अगले का भी पर्सपेक्टिव चला जाए कि हमने ट्रेड टावर पे क्यों किया, तो ट्रेड टावर पे ही क्यों किया, क्योंकि तुमने कुछ गलतियां की, बदमाशी की, ट्रेड में जो है हम लोग के साथ नाइंसाफी कर दी, तो अपना भी वीक पॉइंट निकल जाएगा और उसको एक मॉरल एज मिल जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि नहीं तुम लोग का अपना मसला है, ये आतंकवाद का मसला नहीं है, दुनिया का मसला नहीं है, तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है, तुम जानो। तो अमेरिका ने क्या किया, उसको एक कलर दे दिया, ठीक है, एक वैसे वे में उसको दिखाया। बहुत देश की सरकारें जो अपने अपने हिसाब से चीजें कर जाती हैं कई बार। तो क्या है कि केस स्टडी हम लोग यहाँ तक देख लिए। साइकोलॉजी में जो केस स्टडी होगा ये थोड़ा सा हम लोग का डिफरेंट होगा। अब क्यों हम लोग साइकोलॉजी के लिए विशेष करके बोल रहे हैं, जब साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, क्योंकि आपके पेपर 1 में भी है। पेपर 1 में जरूरी नहीं है कि जो रिसर्च मेथड पूछे वो साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से ही पूछे, वो इन जनरल भी पूछ सकता है। लेकिन हम लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट है तो हम लोग को लगेगा कि अच्छा साइकोलॉजी, हर चीज में साइकोलॉजी घुसा देंगे, क्योंकि हम लोग के साइकोलॉजी में भी रिसर्च मेथड है। तो इस डिस्टिंक्शन को साफ साफ मेंटेन रखना है। अगर पेपर 1 में आप बना रहे हैं रिसर्च मेथड के क्वेश्चन, और वो तो एक बार गौर से देख लीजिए कि कहीं वो साइकोलॉजी के बारे में ही पूछ रहा है या फिर इन जनरल बारे में पूछ रहा है। तो इसीलिए साइकोलॉजी के लिए जब स्पेसिफिक बात करते हैं, स्पेशल अलग से साइकोलॉजी के लिए बात करते हैं, तो केस स्टडी में क्या होता है, क्लिनिकल एनालिसिस होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं ना पेशेंट का, कि क्या मानसिक बीमारी की कोई हिस्ट्री रही है, क्या डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ रहा है, क्या जो है ट्रॉमा का कुछ हिस्ट्री रहा है, क्या सेक्सुअल हरासमेंट की कुछ हिस्ट्री रही है, ये सब सारा चीज पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, जानते हैं सब चीजों को, क्लिनिकल एनालिसिस करते हैं एक चीज। उसके बाद सर
साइकोलॉजी वाले दिन बताइएगा, नहीं तो खिचड़ी बन जाए। अच्छा, तो यहाँ पे जान लीजिए, थोड़ा सा उधर भी बता देंगे, क्योंकि दोनों तो मिला जुला ही चल रहा है ना। डिस्क्राइब करते हैं आप बिहेवियर को, ऐसे करके अलग करके एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है, साइकोलॉजी ऐसे करके, उसके अंदर इसको लिख दिया ताकि अलग हो जाए आइटम। डिस्क्राइब करते हैं ये चीज कि क्या क्या चीज है, और फिर डैमेज वगैरह को देखते हैं, अगर ब्रेन पार्ट में कोई डैमेज है ऐसा वैसा। तो ये विशेष करके साइकोलॉजी में, इन जनरल क्या है, व्यक्ति है, समाज है, ये सब चीजों का हम लोग करते हैं। तो आज यहीं पे हम लोग केस स्टडी को खत्म करते हैं। केस स्टडी को थोड़ा और डिटेल से कल पढ़ाएंगे। कल 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 है क्लास? कल फ्राइडे है, नहीं फ्राइडे सैटरडे तो फिर वो है ना आपका क्लिनिकल, ये है पेपर 2 है, ठीक है। अब ज्यादा नहीं परेशान होना, रिसर्च मेथड जो है ना, कुछ दिन और, 1 महीना बस, उसके बाद जो है ना एकदम क्वेश्चन ही बनाते जाना ज्यादातर। किसी का कुछ छूट गया है तो बताइए।